मैं अपनी बहन से माफ़ी मांगने गया था, लेकिन उसके कमरे के बाहर पहुंचते ही मैंने ऐसी बात सुन ली जिसने मेरा दिल पूरी तरह तोड़ दिया। अंदर मेरी बहन और उसकी सबसे अच्छी दोस्त क्लोई बात कर रही थीं। मुझे तुम्हारे भाई से 10 साल से प्यार है। अब वो शादी की उम्र का है, तो क्या वो मुझसे शादी करेगा? बहन का चेहरा बेपरवाह था। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो वो तुम्हारा है। उसे नहीं पता था कि मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था जब उसने ये कहा। उसकी इच्छा के अनुसार मैं उसी रात इज़ाबेला के दरवाजे पर गया। इज़ाबेला, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। जब तक हमने शादी की तैयारियों पर बात की, आधी रात हो चुकी थी। हमने 20 मई की तारीख तय कर ली, वही दिन जिस दिन क्लोई की शादी थी। हमारे दोनों परिवारों को कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार ये डबल सेलिब्रेशन था। घर लौटा तो रायन ने मुझे बेरुखी से देखा। मैंने तुम्हें 2 घंटे यहाँ खड़े रहने को कहा था और तुम पूरी रात गायब रहे। कहाँ गए थे? क्या तुम वापस ना आने की सोच रहे थे? उसकी बातों ने मुझे रोक दिया। बिना ऊपर देखे मैंने धीरे से कहा, हाँ, मैं वापस नहीं आऊंगा। ये कहकर मैं ऊपर चला गया। अगली सुबह जैसे ही नीचे उतरा, देखा कि रायन हैरिस क्लोई के पास बैठकर टैबलेट पर कुछ स्क्रॉल कर रहा है। मुझे सुनकर रायन ने तुरंत नजर उठाई। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। ईथन, आओ शादी के लिए वॉच चुनने में मेरी मदद करो। इतने ऑप्शंस देखते देखते मेरी आंखें थक गई हैं। मैं पास गया और जैसे ही बैठा, रायन ने टैबलेट मेरे हाथों में थमा दी। फिर उसने क्लोई के कंधे पर बाह डाली और नरमी से बोला, क्लोई, मेरी आंखें जवाब दे रही हैं, अभी भी कोई डिसाइड नहीं हो रहा। क्लोई का बदन एक पल के लिए तना, फिर ढीला पड़ा। उसके लहजे में लाड़ था। अभी तक कोई पसंद नहीं आया? चाहो तो कुछ और डिजाइनर्स को बुला लेती हूं। अगले ही पल रायन की नज़र मुझ पर पड़ी। उसकी आंखों में पूरे यकीन का भाव देखकर मुझे कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। और सच में, रायन ने जानबूझकर परेशान सी मुस्कान दी। दरअसल एक है जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन डर है कि कोई अपना खजाना देने को राजी नहीं होगा। क्लोई हंसी। उसकी आवाज में हल्की बेरुखी थी। कौन? जो तुम्हें पसंद हो मैं खरीद दूंगी, चाहे कितनी भी कीमत हो। ये सुनकर रायन के चेहरे पर मुस्कान पूरी तरह खिल गई। उसकी पतली उंगली मेरी कलाई की तरफ इशारा कर रही थी। मुझे वो वॉच बहुत पसंद है। उसकी उंगली का पीछा करते हुए क्लोई की आंखों की मुस्कान तुरंत जम गई। ये वही वॉच थी जो उसने मेरे 18वें जन्मदिन पर दी थी। देते वक्त उसकी आंखें गर्मजोशी से भरी थीं। ये मैंने खुद डिजाइन करवाई है। मेरे प्यारे भाई के लिए दुनिया में सिर्फ एक है यही। चाहे कुछ भी हो, इसे कभी मत उतारना। मैंने उसकी बात हमेशा दिल से मानी थी, कभी नहीं उतारी। एक बार स्कीइंग के दौरान गिर गई थी और क्लोई ने बर्फानी तूफान में पूरी रात उसे ढूंढा था। उसे अच्छी तरह पता था कि वो वॉच मेरे लिए क्या मायने रखती है। वो कुछ बोल पाती उससे पहले मैंने खुद कह दिया, ठीक है, अगर पसंद है तो वेडिंग गिफ्ट समझो। मुझे परवाह नहीं थी। आखिर जब मैं क्लोई को, उस औरत को जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, छोड़ चुका था, तो वॉच की क्या अहमियत। बिना सोचे वॉच उतारी और रायन को दे दी। रायन ने खुशी और हैरानी से उसे ले लिया। क्लोई का सोफा पर रखा हाथ थोड़ा कांपा। उसकी आंखों में एक पल के लिए बेयकीनी आई। लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले रायन की नज़र मेरे कॉलर बोन पर पड़ी। वो मुझे थैंक्स करने ही वाला था कि उसकी आंखें चमक उठीं और उसने इशारा किया, ईथन, तुम्हारे कॉलर बोन पर यह टैटू जाना पहचाना लग रहा है। CS, क्या मतलब है इसका? मेरा चेहरा बिगड़ा। मैंने जल्दी से हाथ हटाया और देखा कि क्लोई मुझे घूर रही है। उसकी आंखें स्याह थीं। फिर भी उसका लहजा अजीब तरह से ढीला पड़ गया। मैंने कुछ दिन पहले कहा नहीं था ये टैटू हटवा लो? अभी तक नहीं हटवाया। मैंने हल्की सी मुस्कान ली, आवाज स्थिर रखी। चिंता मत करो, अपॉइंटमेंट ले लिया है। ये कहते ही बटलर ने टैटू रिमूवल स्पेशलिस्ट को अंदर बुलाया जो अभी पहुंचा था। मिस्टर स्टर्लिंग, नमस्ते। कब शुरू करना है? स्पेशलिस्ट ने झुककर पूछा। अभी करते हैं। मैं पास के शेज लॉन्च कर लेट गया और देखा कि स्पेशलिस्ट अपने टूल्स निकाल रहा है। दर्द की एक तेज लहर त्वचा से गुजरी। एक चीख निकलते निकलते रह गई, लेकिन सोफा पर बैठे उन दोनों के बारे में सोचकर मैंने उसे अंदर ही दबा लिया। रायन ने डर का नाटक करते हुए आंखें ढक लीं, लेकिन क्लोई ने उसकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं समझी। उसकी आंखें मुझ पर टिकी थीं, जो शेज पर पड़ा पीला सा था। थोड़ी देर बाद स्पेशलिस्ट ने हैरानी से पूछा, मिस्टर स्टर्लिंग, याद है जब आपने ये टैटू बनवाई थी तो कहा था इसे कभी नहीं उतराऊंगा, इस जिंदगी में तो नहीं? मैंने कमजोर सी मुस्कान ली, आवाज स्थिर रखी। वो तब की बात थी, अब पसंद नहीं इसलिए हटवानी है। क्लोई की आंखों में एक जटिल भाव आया। आखिरकार उसने चुप्पी तोड़ी। अगर बहुत दर्द हो रहा है तो रोक दो। स्पेशलिस्ट ने भी हिचकिचाते हुए कहा, वो सही कह रही हैं, निशान पड़ जाए तो अफसोस होगा। मेरी नज़र तेज हुई।
दर्द के बावजूद मुस्कुराया। जारी रखो। टैटू हटने के बाद मैं अकेले ऊपर चला गया, उनके चेहरों पर नजर डाले बिना। अगले कुछ दिनों में मैंने क्लोई से दूरी बनाए रखी और अपनी शादी की तैयारियों में पूरी तरह डूब गया। दिन भर सूट ट्राई करता, रिंग्स चुनता और उसकी तस्वीर को दिमाग से मिटाने की कोशिश करता। एक दिन बाहर निकलने ही वाला था कि देखा क्लोई फोन पर है। क्लोई, मेरी शादी 2 हफ्ते में है। इज़ाबेला की आवाज़ सुनकर मैं जूते पहनते पहनते रुक गया और क्लोई की प्रोफाइल देखी। उसके चेहरे पर हल्की हैरानी आई और वो धीरे से हंसी। कौन सा लकी आदमी है जिसने आखिरकार तुम्हारा दिल जीत लिया? किस बड़े घराने का है? इज़ाबेला की हंसती आवाज़ फोन से आई। तब पता चलेगा, बस सेलिब्रेट करने के लिए तैयार रहो। मैंने चैन की सांस ली और जूते पहनना जारी रखा। आवाज सुनकर क्लोई ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आवाज में एक अफसोस का पुट था। मैं नहीं आ सकती, उस दिन मेरी भी शादी है। इज़ाबेला की हैरान आवाज आई। क्या कोइंसिडेंस है। भले ही मैं वहां नहीं रह सकती, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। बाद में तुम दोनों के लिए गिफ्ट भिजवा दूंगी। पहले से बधाई। उनकी बाकी बातें मैंने नहीं सुनी। फोन उठाया और निकलने लगा, तभी क्लोई ने कॉल रखी और अचानक मुझे आवाज दी। उसने वॉच देखी। पिछले कुछ दिनों से मैं इसी वक्त निकलता और रात 10 बजे तक नहीं लौटता था। ये सोचकर उसकी आवाज में जलन आ गई, जिसे शायद उसने खुद भी नहीं पहचाना। फिर बाहर जा रहे हो? इन दिनों इतने व्यस्त क्यों हो? मैंने फोन की स्क्रीन पर उंगलियां थपथपाईं। व्यस्त क्यों हो? अपनी शादी के लिए। मैंने उसे एक अधूरा सा जवाब दिया और बाहर निकल गया। मॉर्गन एस्टेट पर सूट में खुद को देखकर मेरी सांस रुक गई। आईने में बाल करीने से बने थे। चंद लटें नेचुरली चेहरे की बनावट को फ्रेम कर रही थीं। बेहतरीन सिला हुआ सूट मेरी कद काठी को और निखार रहा था और आसपास लोगों की तारीफी नजरें थीं। मिसेस मॉर्गन ने कई तस्वीरें लीं, कहा इज़ाबेला को दिखानी है। मैंने सिर खुजाया, थोड़ा शर्मिंदगी महसूस की और कपड़े बदलने चला गया। तभी डोरबेल बजी। बटलर एक खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स लेकर आया। ये मिस स्टर्लिंग की तरफ से है। मिस मॉर्गन को शादी की अग्रिम बधाई। एक खूबसूरत वॉच थी। डायल चमक रहा था। साफ जाहिर था कि महंगी और थॉटफुल गिफ्ट थी। मैं कपड़े बदलकर बाहर आया तो मिसेस मॉर्गन ने मुस्कुराते हुए मुझे बुलाया। ईथन, देखो, ये तुम्हारी बहन ने तुम्हारे और इज़ाबेला के लिए वेडिंग गिफ्ट भेजी है। तुम्हारी बहन भी कमाल है, सीधे तुम्हें देती लेकिन इस तरह भिजवाई। तभी मुझे याद आया कि सुबह क्लोई ने फोन पर क्या कहा था। मैं मना करता उससे पहले मिसेस मॉर्गन ने वॉच मेरी कलाई पर बांध दी। रात 10 बजे स्टर्लिंग एस्टेट का दरवाजा खोला तो घर जगमगा रहा था। तुरंत देखा कि रायन सोफा पर है और क्लोई उसके पास बैठकर टैंजरीन छील रही है। उसने बड़ी सावधानी से हर सफेद रेशा हटाया और एक फांक उसके मुंह में रख दी। मैंने शांति से नजर फेरी और झुककर जूते उतारने लगा। जूतों की हल्की आवाज से दोनों ने ऊपर देखा। क्लोई ने कैजुअली नैपकिन से उंगलियां पूछीं, फिर उठकर मेरी तरफ बढ़ी जैसे मैं सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। रायन के घर में रेनोवेशन हो रही है, इसलिए वो कुछ दिन हमारे यहाँ रहेगा। मैंने बेपरवाही से सिर हिलाया, लेकिन मेरी शांत प्रतिक्रिया ने उसे चिढ़ा दिया और उसकी ठंडी आवाज में तीखापन आ गया। और एक बात, अपने वो फिजूल के ख्याल छोड़ दो। उसने वाक्य पूरा नहीं किया। उसकी नजर जम गई। अगले ही पल उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी आंखों में तूफान था। आवाज हिस्टीरिया के कगार पर थी। ये वॉच तुम क्यों पहने हो? उसकी नजर के साथ देखा तो याद आया कि वॉच उतारना भूल गया था। मैं चौंका और भौएं चढ़ाईं। कौन सी वॉच? एक दोस्त ने दी है, छोड़ोगी? क्लोई को होश आया। उसने अपनी गलती समझी। आखिरकार शांत हुई और देर बाद धीरे से पूछा, कौन सा दोस्त? मैं उसकी आंखों में देखता रहा। समझ नहीं आया वो इतना क्यों पूछ रही है। एक फीमेल फ्रेंड। फीमेल फ्रेंड सुनते ही क्लोई की बाजू की मुट्ठी भिंच गई। वो और पूछने वाली थी कि रायन आ गया। उसने पोजेसिवली क्लोई के कंधे पर बांह डाली। लहजा माफीनामे जैसा था, लेकिन इरादा नहीं। सॉरी इथन, मुझे नहीं लगा था तुम आज रात घर आओगे, इसलिए मैंने क्लोई और अपने लिए सिर्फ कैंडल लाइट डिनर तैयार किया। कोई बात नहीं ना। मैंने रायन को देखा। आवाज एकदम सपाट। कोई बात नहीं, मैं खा चुका हूं। ये कहकर मैं ऊपर चला गया। मध्यम रोशनी में वॉच उतारकर ड्रॉर में रख दी। उसकी गर्मी अभी भी कलाई पर थी। नाइट स्टैंड पर पानी का ग्लास उठाया तो खाली था। पानी लेने नीचे जाने के लिए उठा, लेकिन दरवाजा खोलते ही रायन सामने था, जो अभी कपड़े बदल कर आया था। अकेले देखकर उसका मिलनसार चेहरा तुरंत तंज और हिकारत में बदल गया। उसने अपने सिल्क पजामास ठीक किए, थोड़ी थोड़ी ऊपर उठाई। ईथन, पजामास कैसे लगे? मैंने उसके पजामास पर एक नज़र डाली और बिना कुछ बोले मुंह फेर लिया। मेरी चुप्पी ने उसे और घमंडी बना दिया। उसे लगा मैं टूट चुका हूं। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। तुम्हारी बहन ने खुद चुने हैं ये मेरे लिए। कहती है काफी समय से रखे हुए थे। आज रात वो खुद इन्हें। ओह, भूल ही गया था, तुम्हारे तो कोई रिलेशनशिप रहा नहीं। मुझे ये सब नहीं बताना चाहिए था तुम्हें। लेकिन मेरा चेहरा जस का तस रहा।
मैं बोलने ही वाला था कि उसने कलाई उठाई, प्रेयर बीड्स दिखाई। सच में, मुझे तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर तुम मुझे बार बार स्टर्लिंग एस्टेट नहीं लाते तो मैं तुम्हारी जैसी अद्भुत और प्यारी बहन से कभी नहीं मिल पाता। देखो, मुझे हमेशा तुम पर रश्क होता था। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए लूनर पीक के सेंट जूड्स चैपल तक हर 3 कदम पर घुटने टेक कर पिलग्रिमेज की, सिर्फ तुम्हारी सलामती के लिए ब्लेस्ड रोजरी लाने को। और देखो, उसने मेरे लिए भी वही किया। वो बीड्स देखकर मेरा दिल भिज गया। भावनाओं का एक सैलाब आया। जैसे आंखों के सामने वो दिन आ गया जब मैं 3 दिन लगातार बुखार में था और उसने वो पिलग्रिमेज की, हर 3 कदम पर घुटने टेक कर। उसे पुजारी के सामने भक्ति से रोजरी मेरी कलाई पर रखते देखा। वो फुसफुसा रही थी, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, मेरे बच्चे को हमेशा सलामत रखे। तस्वीर बदली और मैंने देखा उसने उसी श्रद्धा से मिली एक और रोजरी रायन की कलाई पर रखी और उससे भी वही बात कही। मैंने गहरी सांस ली और खुद को याद से बाहर खींचा। तभी देखा रायन और कुछ बखान करने की तैयारी में है। अब नीचे जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं रही। मैंने बस उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। देर रात काफी देर करवटें बदलने के बाद जैसे ही नींद आने लगी, डोरनॉब घूमने की आवाज आई। आंखें मलते हुए उठने लगा, लेकिन एक पतला सा साया पहले ही मेरी तरफ बढ़ाया और मुझे वापस बिस्तर पर दबा दिया। गार्डिनिया की हल्की खुशबू ने बता दिया कौन है, और मेरा पूरा बदन अकड़ गया। क्लूई, ये क्या कर रही हो? मेरी रूह कांप रही थी। जैसे ही वो और झुकी, मैंने उसे धकेल दिया। एक हल्की धमकी आवाज के साथ नशे में चूर औरत जमीन पर गिर गई। मैंने कई गहरी सांसें ली, खुद को संभाला, फिर हाउसकीपर को बुलाकर उसे कमरे में पहुंचवाया। दरवाजा अंदर से बंद किया और वापस बिस्तर पर आया। लेकिन अब नींद कहाँ थी? क्लोई क्या सोच रही थी? वो अचानक मेरे कमरे में क्यों आई? क्या नशे में उसे लगा मैं रायन हूं? पूरी रात आंख नहीं लगी। अगली सुबह काफी देर बाद किसी तरह खुद को तैयार कर नीचे उतरा। डाइनिंग एरिया में घुसते ही देखा क्लोई प्लेट में खाना रख रही है, फिर फोक से एक टुकड़ा उठाकर पास बैठे रायन को खिला रही है। रायन ने मीठी मुस्कान दी, आंखों में चमक थी। क्लोई, इतनी बिजी रहती हो फिर भी कुकिंग का वक्त कैसे निकाल लेती हो? सीढ़ी की रेलिंग पर मेरी पकड़ कस गई। याद आया जब पहली बार स्टर्लिंग एस्टेट में आया था। उस वक्त की हाउसकीपर मुझे आउटसाइडर समझती थी और अक्सर बचा खुचा खाना परोसती थी। तब तक जब एक दिन क्लोई अचानक कुछ फाइल्स लेने घर आई और देख लिया, उसने तुरंत हाउसकीपर को निकाल दिया। उसके बाद से वो खुद मेरा ख्याल रखती, कुकिंग सीखी, कपड़े धोती। तब मैं उसका बनाया हर आखिरी निवाला खाता और मुस्कुरा कर कहता, तुम्हारे हाथ का खाना सबसे अच्छा होता है क्लोई। और वो हमेशा प्यार से सिर थपथपाती, अगर इतना पसंद है तो अब से सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाऊंगी। लेकिन अब उसे एक दूसरे मर्द से कहते सुना, अब से सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाऊं। रायन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने क्लोई को कुछ जल्दी जल्दी किसेस दिए, फिर दोनों डाइनिंग टेबल की तरफ मुड़े। तभी उन्हें नजर आया कि मैं सीढ़ियों के पास खड़ा हूं। क्लोई को साफ याद नहीं था कल रात क्या हुआ। उसने मुझे एक ठंडी नजर दी और मुंह फेर लिया। रायन ने गर्मजोशी से कहा, ईथिन, मुझे नहीं लगा था तुम ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आओगे, इसलिए क्लोई से सिर्फ 2 के लिए बनवाया। कोई बात नहीं ना? मैंने उसके साथ खेलने की कोई इच्छा नहीं थी। बिना देखे उनके पास से गुजरकर किचन में चला गया। काफी अरसे से खुद नहीं बनाया था, इसलिए जब बैरली एडिबल नाश्ता लेकर निकला तो वो दोनों जा चुके थे। मैंने नजरें झुकाए चुपचाप खाना शुरू किया। तभी रायन ने टेबल के उस पार से चिल्लाया, अरे इथन, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? पूरे कटे हुए हैं। किचन में प्रैक्टिस छूटने से हाथों पर काफी निशान थे। मैं उसके साथ बात करने के मूड में नहीं था, कुछ नहीं बोला। क्लोई जो फोन देख रही थी रुकी। उसने मेरे हाथ देखे, फिर रायन की तरफ मुड़ी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, वेन्यू बुक हो गया है, चलकर देखोगे? रायन ने उसका हाथ थाम लिया, चेहरा खिल गया। सच में? चलो अभी। जल्द ही मैं अकेला रह गया। बिना ऊपर देखे चुपचाप नाश्ता खत्म किया। क्लोई ने रायन के लिए बेहद शानदार बर्थडे पार्टी रखी। पूरे रिवरसाइड ग्रैंड होटल को बुक किया, ढेरों बिजनेस मैग्नेट्स और सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया। पूरा बॉल रूम क्रिस्टल्स और फ्लावर्स से सजा था। स्टेज के किनारे एक कस्टम 10 फुट ऊंचा कासल केक रखा था। मैं एक कोने में खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी पार्टी मेरी किसी भी पार्टी से ज्यादा शानदार थी। लगता था क्लोई सच में उस पर मरती थी। अजीब था, शायद इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही छोड़ने का फैसला कर लिया था। दर्द बिल्कुल नहीं हुआ। जब कन्फेटी बरसी और पार्टी अपने चरम पर पहुंची, सबके सामने क्लोई ने अपना गिफ्ट दिया, एक कस्टम डायमंड रिंग, दिल की सच्ची मोहब्बत का निशान। पूरे बॉलरूम में सांसें थम गईं और सरगोशियां होने लगी। जब रिंग पहली बार सामने आई थी, किसी मिस्टीरियस बायर ने इसे खगोलीय कीमत पर खरीदा था। लोग बड़े उत्सुक थे। अब पता चला कि ये क्लोई की है और उसने अपने फियांसे को खुश करने के लिए खरीदी थी। पास खड़े एक दोस्त ने रश्क से आह भरी, रायन पर इतनी रश्क आती है, ऐसी फियांसे हो जो इस तरह लाड करे, करोड़ों की रिंग यूं ही दे दे, काश मेरी भी ऐसी होती। बाकी बातें मैंने नहीं सुनी। पार्टी ढलने लगी और मैं जाने लगा तो रायन ने रास्ता रोका। मुस्कुराते हुए उंगली पर डायमंड रिंग घुमाता हुआ धीरे से बोला, ईथिन, क्लोई मुझे इतना प्यार करती है, फिर भी देखना चाहता हूं कि वो प्यार कितना गहरा है।
मैं उसकी बात समझता उससे पहले उसने एक ऐसी मुस्कान दी जो रूह को ठंडा कर दे। अगले ही पल वो पीछे की तरफ खुद ही उस 10 फुट ऊंचे केक में गिर गया। मैं कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले किसी ने मुझे धकेल दिया। क्लोई दौड़कर रायन के पास गई, उसे उठाया और टेंडरली उसके सूट से फ्रॉस्टिंग पूछी। रायन ने कमजोरी से उसका हाथ थामा, आंखें भर आईं। क्लोए, मुझे नहीं पता मैंने क्या गलत किया। मैं बस ईथन को अपनी रिंग दिखाना चाहता था। उसे गुस्सा आ गया और उसने मुझे केक में धकेल दिया। उसकी बात सुनकर मेरा खून ठंडा पड़ गया। मैं अपनी सफाई देने के लिए मुंह खोलने लगा, लेकिन क्लोए की बर्फीली नजर से टकराया। वो नजर जाड़े की हवा जितनी ठंडी और तेज थी। ईथन स्टर्लिंग, क्या मैंने तुम्हें इतना बिगाड़ दिया है कि तुम्हें होश ही नहीं? मैंने पहले भी कहा है, रायन तुम्हारे होने वाले ब्रदर इन लॉ हैं, इस घर के मालिक। उनकी इज्जत करो। ये बचपना अभी बंद करो। जाओ अभी उनसे माफी मांगो। ये पहली बार नहीं था जब उसने मुझ पर यकीन नहीं किया। पहले मैं सफाई देता और दर्द होता, क्योंकि उसने एक बार कहा था कि अगर मैं कहूं कि मैंने नहीं किया तो वो बिना सवाल यकीन करेगी। लेकिन वक्त के साथ मैं कुछ भी कहूं, वो हमेशा रायन का साथ देती। मेरा दिल सुन्न हो चुका था। अब मैंने बस पास के सिक्योरिटी कैमरे की तरफ इशारा किया। वहां कैमरा लगा है, फुटेज देख लो, सच सामने आ जाएगा। क्लोए जवाब देती उससे पहले रायन का बदन अकड़ा और वो गिर गया। एक शब्द कहे बिना क्लोए ने उसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचवाया, मुझे एक नजर देखे बिना। अचानक बादल फटे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सारे मेहमान जा चुके थे। मैं उस खाली बॉल रूम में अकेला बैठा बारिश का पर्दा देखता रहा जब तक वो धुंधला ना हो गया। रात भर बारिश रही और रात भर मैं वहीं बैठा रहा। अगली सुबह बारिश रुकी तो घर लौटा, लेकिन जैसे ही बेडरूम का दरवाजा खोला, पैर जम गए। पूरा कमरा ऐसे उलट पुलट था जैसे चोर घुसा हो। और सबसे जरूरी बात, जो एकमात्र चीज मां ने मुझे दी थी वो गायब थी। मैं बेतहाशा ढूंढता रहा, कमरा तहस नहस कर डाला, लेकिन मिली नहीं। पुलिस कॉल करने ही वाला था कि पीछे से रायन की आवाज आई, तुम्हारा जेड पेंडेंट ढूंढ रहे हो? मैं झट से उठा और उसकी बांह पकड़ ली। तुमने लिया? उसने मुझे घृणा से धकेल दिया, चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। क्या हुआ अगर मैंने लिया? मैं यहाँ शर्ट ढूंढने आया था और पेंडेंट दिखी। मजे के लिए बाहर आवारा कुत्ते को फेंक दी। ओह, और कुत्ता दूर नहीं गया। अभी दौड़ोगे तो शायद मिल जाए। मेरी रगों में गुस्से का लावा भड़क उठा। उसके साथ बात करने का वक्त नहीं था, मैं बस दौड़ पड़ा। तब से बारिश फिर से शुरू हो गई थी। भारी बूंदें चेहरे और बदन पर पड़ रही थीं, आंखों में चुभ रही थीं, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। बस उस कुत्ते को ढूंढता रहा। अकेला उस मूसलाधार बारिश में भीग रहा था। तभी एक पीला धब्बा सामने से गुजरा। दिल उछला और मैं दौड़ा, लेकिन टायर्स की चीख ने रोक दिया। गुस्साए ड्राइवर ने खिड़की से सिर निकाला। क्या मरना है क्या? मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। जल्दी से माफी मांगी और रास्ते से हटा। जब ऊपर देखा तो कुत्ता जा चुका था। ठंडी दहशत ने जकड़ लिया। ये एकमात्र निशानी थी मां की। अगर ये गई तो उनका कुछ भी नहीं बचेगा। होंठ भींचे नदी के किनारे ढूंढता रहा। आखिरकार कुत्ता दिखा। मैं लपका, पेंडेंट उसके मुंह से छुड़ाने की कोशिश की। घबराया हुआ कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा और उस खींचातानी में पैर फिसला और मैं नदी में गिर गया। किसी नेक इंसान ने बाहर निकाला। हाथ में पेंडेंट था, लेकिन टूटी हुई। मेरी दुनिया अंधेरी हो गई। याद भी नहीं कैसे घर पहुंचा। दरवाजा खोला और रायन को देखते ही अंदर का सारा गुबार फट पड़ा। आंखें जल रही थीं। मैंने सीधे उसके मुंह पर मुक्का जमा दिया। वो लड़खड़ा कर पीछे हटा, हाथ से चेहरा थामे हक्का बक्का मुझे देखता रहा। सीने में गुस्से का दम घुट रहा था, बदन बेकाबू थरथरा रहा था। रायन, तुम चाहते क्या हो? वो एक पल के लिए सकते में आया, फिर उसकी नज़र मेरे हाथ में टूटी पेंडेंट पर पड़ी और गुस्सा छू हो गया। मुस्कुराया। मैं चाहता क्या हूं? कुछ नहीं, बस तुम्हारी हर प्यारी चीज तोड़ देना चाहता हूं। मेरा खून खौल उठा। मैं एक लफ्ज बोलता उससे पहले रायन की आंखें अचानक पलट गईं और वो अपना चेहरा थामकर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद क्लोए कमरे में आई। उसका ब्रूज्ड चेहरा देखकर उसकी शक्ल बर्फ जैसी हो गई। ये किसने किया? जैसे रक्षक मिल गया हो। रायन की आंखें भर आईं और आंसू बहने लगे। क्लोए, ईथन को मत कोसो, गलती मेरी थी। मैंने लापरवाही से उनकी मां की दी हुई पेंडेंट तोड़ दी। ईथन स्टर्लिंग। क्लोए ने मेरी तरफ देखा और जो भी कहने वाली थी वो गले में अटक गई। उसने मुझे शायद ही कभी रोते देखा था। आखिरी बार 6 महीने पहले, जब उसे मेरा राज पता चला था। अभी मेरी आंखें गुस्से से लाल थीं, आंसू आने ही वाले थे। क्लोए का बाजू वाला हाथ भिंच गया, लेकिन आखिरकार उसने रायन का हाथ थाम लिया। मुझे पता है वो पेंडेंट तुम्हारे लिए कितनी जरूरी थी, लेकिन रायन का इरादा नहीं था। कल एक और बनवा दूंगी। समस्याएं और तरीकों से सुलझाई जाती हैं, मारपीट की जरूरत नहीं थी। उन कुछ डिसमिसिव शब्दों से उसने पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। उस पल मेरा सारा गुस्सा एक गहरी तकलीफ में बदल गया। आंसू मेरे चेहरे पर बह रहे थे, नजर धुंधली हो गई थी। मुझे पता था वो रायन से प्यार करती है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो उसके लिए इतनी दूर जाएगी। उसे पता था कि वो पेंडेंट मेरे लिए किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है। आखिरकार मैं टूट गया। सिसकते हुए भी जिद से बोला, मुझे नया नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए।
लेकिन क्लोई ने बस एक क्रेडिट कार्ड मेरी तरफ बढ़ा दिया। तो खुद किसी से ठीक करवा लो। उसने कार्ड आगे किया। उस पल हम भाई बहन नहीं थे, हम फैमिली नहीं थे, हम दुनिया के सबसे करीबी इंसान नहीं थे, हम अजनबी थे। जैसे उसके फियांसे ने किसी राहगीर की सबसे कीमती चीज मजाक में तोड़ दी हो और उसने बेपरवाही से एक क्रेडिट कार्ड फेंकते हुए कहा हो, लो इससे काम चल जाएगा, दोबारा मत आना। और वो बेचारा अजनबी मैं था। अचानक मेरे मुंह से एक हंसी निकली, टूटी हुई, दर्दनाक। कांपते हाथों से मैंने कार्ड उठाया, उनकी तरफ एक नजर डाले बिना मैं ज़ॉम्बी की तरह ऊपर चला गया। उस दिन के बाद मैं बुरी तरह बीमार पड़ गया। 2 दिन बुखार में जलने के बाद ठीक होते ही सबसे पहला काम ये किया कि एक नोटबुक निकाली और स्टर्लिंग फैमिली और क्लोई ने मेरे लिए जो भी खर्च किया था उसकी डिटेल्ड लिस्ट बनाई। हिसाब लगाया तो कुछ हजार कम पड़ रहे थे, इसलिए क्लोई के दिए हुए सारे गिफ्ट्स ऑनलाइन डिस्काउंट पर बेचने शुरू कर दिए। दाम कम थे इसलिए सब जल्दी बिक गया। उस शाम डेबिट कार्ड लेकर नीचे गया क्लोई को ढूंढने, लेकिन वो पहले ही मुझे ढूंढती हुई आ गई, हाथों में वही सारे गिफ्ट्स भरे हुए जो मैंने अभी अभी बेचे थे। उसने चीजें मेरे सामने टेबल पर रख दी, आंखें बर्फ जैसी ठंडी। स्टर्लिंग फैमिली इतनी गरीब नहीं हुई कि तुम्हें चीजें बेचनी पड़े, पैसे चाहिए तो बस मांग लो। मैंने गिफ्ट्स की तरफ देखा, फिर अपनी आइटमाइज्ड लिस्ट और डेबिट कार्ड टेबल पर रख दिया। ये पैसों की जरूरत का मामला नहीं है, ये तुम्हारा हर एक खर्च वापस करने का मामला है। वापस करना? वो एक पल चुप रही, उसकी ठंडी आवाज दबे हुए गुस्से से टाइट थी। क्या तुम अभी भी उस छोटी सी बात पर टैंट्रम कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था, रायन मेरा फियांसे है, कुछ दिनों में वो फैमिली बन जाएगा। क्या तुम अपने फ्यूचर ब्रदर इन लॉ को थोड़ी बेसिक रिस्पेक्ट नहीं दे सकते? उसकी बात सुनकर मुझे समझ आ गया कि उसने पूरी बात गलत समझ ली है। मैं टैंट्रम नहीं कर रहा था, मैं एक लाइन खींच रहा था। लेकिन मुझे खुद को एक्सप्लेन करने की कोई इच्छा नहीं थी। कार्ड टेबल पर छोड़ा और चला गया। उस दिन से हम दोनों के बीच एक ठहराव आ गया। वो अपनी शादी की तैयारी करने लगी और मैं अपनी। शादी में 1 हफ्ते से कम बचे थे तभी मेरे पुराने कॉलेज क्लास प्रेसिडेंट का कॉल आया। अगले हफ्ते एक क्रूज शिप पर रीयूनियन है। जाने का मन नहीं था, लेकिन उसने बताया कि हमारी पुरानी प्रोफेसर मिसेस डेविस भी आएंगी। मिसेस डेविस मेरी प्रोफेसर थीं, लेकिन इज़ाबेला की क्लास भी उन्होंने पढ़ाई थी। कॉलेज में वो हमेशा मुझ पर बहुत मेहरबान रहीं, इसलिए सोचा ये उन्हें शादी का इन्विटेशन देने का अच्छा मौका होगा। रीयूनियन के दिन क्रूज शिप लोगों से भरी हुई थी। कुछ क्लासमेट से बात की, फिर मिसेस डेविस से मिलने प्राइवेट स्वीट की तरफ नीचे उतरा। जैसे ही मैं सीढ़ियों के नीचे पहुंचा, एंट्रेंस पर भीड़ में एक हलचल हुई। नजर उठाई तो देखा क्लोई रायन के साथ आम इनाम एंटर कर रही है। रायन बेहतरीन बीस्पोक सूट में था जो लाइट्स में चमक रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा चमकदार था उसके उंगली पर वो रिंग। पुराने क्लासमेट्स की भीड़, जिनमें से कई उसे पहले कभी सीरियसली नहीं लेते थे, अब उसके आसपास जमा होकर तारीफों की बौछार कर रहे थे। रायन, वो रिंग तो कमाल है, सुना है बहुत महंगी है, और वो सूट भी कस्टम मेड लग रहा है। क्लोई सच में तुमसे बहुत प्यार करती है। ये तो कुछ भी नहीं, मैंने सुना है क्लोई ने ये पूरी क्रूज शिप उसके लिए खरीदी है, सिर्फ इसलिए कि उसने कहा था कि जमीन पर रीयूनियन से थक गया हूं, समुद्री हवा चाहिए। दूर से ये सुनकर मैं नजर हटाकर स्वीट की तरफ बढ़ गया और क्लोई की वो मीनिंगफुल नजर मिस कर गया जो वो मेरी पीठ पर डाल रही थी। स्वीट के अंदर मैंने मिसेस डेविस को इनविटेशन दिया। प्रोफेसर, इज़ाबेला और मेरी शादी अगले हफ्ते है, हमें बहुत खुशी होगी अगर आप आ सकें। उन्होंने खुशी से लेते हुए मेरा हाथ दबाया। इज़ाबेला कितनी अच्छी लड़की है, मैंने उसे बड़े होते देखा है, कितनी दयालु और थॉटफुल है। तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। शादी? कौन शादी कर रहा है? रायन अचानक डोरवे में आ गया, हैरान होकर देखने लगा। मैंने उससे नजरें मिलाईं लेकिन कुछ नहीं बोला। मिसेस डेविस से कुछ और बातें करके स्वीट से निकल गया, लेकिन जैसे ही बाहर कदम रखा, रायन ने रास्ता रोक लिया। ईथन स्टर्लिंग, जब मैं तुम्हारी बहन से शादी करूंगा तो ब्रदर इन लॉ बनूंगा। मुझे बेस्ट मैन चाहिए। अगर तुम गिड़गिड़ाओ और मैं अच्छे मूड में हूं तो शायद ये ऑनर तुम्हें दे दूं। मैंने मना कर दिया, नहीं शुक्रिया। मैं आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही डेक पर कदम रखा, एक जोरदार धक्के ने मुझे पीछे की तरफ लड़खड़ा दिया। समुद्र में गिरते गिरते मैंने इंस्टिंक्ट से रायन का हाथ पकड़ा और हम दोनों पानी में गिर पड़े। चीखें उठीं। क्लोई रेलिंग पर दौड़ी आई और एक पल भी ना सोचते हुए पानी में कूद पड़ी। बर्फीला पानी नाक और गले में भर गया, अंदर तक जलाता हुआ। ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन तेज लहरें दिशा भुला रही थीं, एक के बाद एक टकराती रहीं। आंखों के सामने एक जानी पहचानी फिगर पानी में उतरती दिखी। वो सीधे राइट की तरफ तैरी, उसे बाहों में लिया और एक बार भी पीछे मुड़े बिना लाइफ राफ्ट की तरफ चल दी। राफ्ट को दूर जाते देखते हुए मेरे फेफड़ों में पानी भर गया और फिर एक विशाल लहर मुझे अंदर खींच गई। सब कुछ अंधेरा हो गया। हॉस्पिटल में आंख खुली, बिस्तर पर लेटे हुए फोन देखा। रायन ने मुझे फोटोज की एक सीरीज भेजी थी।
क्लोए उसके बिस्तर के पास बैठकर उसकी देखभाल कर रही थी। जब से होश आया था मेरे रूम में सिर्फ नर्स आई थी। मैंने आंखें बंद की और स्क्रीन कामली बंद कर दी। अचानक फोन लगातार वाइब्रेट करने लगा। देखा तो इजाबेला के दर्जनों मैसेजेस थे। ईथन, मैं देश वापस आ गई हूँ। सुना तुम्हारे साथ क्या हुआ, कौन से हॉस्पिटल में हो, अभी आ रही हूँ। अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा। उसके मैसेजेस देखकर हैरानी हुई। उसने कहा था शादी से एक दिन पहले आएगी, लेकिन वो जल्दी आ गई थी और मुझसे मिलना चाहती थी। रिप्लाई न देखकर उसने कॉल किया, गला साफ करके उठाया। इज़ाबेला, इतनी जल्दी वापस कैसे? क्योंकि तुमसे मिलना था इसीलिए जल्दी काम खत्म किया। कौन से हॉस्पिटल में हो, आ रही हूं। उसकी आवाज में छुपा हुआ जो फिक्र था उसने दिल को गर्म कर दिया। इज़ाबेला, जरूरत नहीं, आज डिस्चार्ज हो रहा हूं। तुम लंबी फ्लाइट से आई हो, घर जाकर आराम करो। मैं हकलाने लगा। और हमारी शादी भी करीब है। शादी से पहले दूल्हा दुल्हन का मिलना अशुभ होता है। दूसरी तरफ एक पल की खामोशी, फिर एक हल्की सी सांस। लेकिन ईथन, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। पहली बार उसने मुझे सिर्फ ईथन कहा था। मेरे चेहरे पर रंग आ गया और एक छोटी सी मुस्कान आई। इज़ाबेला, मैं ठीक हूं, सच में। मुझे पता है कि जब तुमसे शादी हो जाएगी तो हर दिन अच्छा होगा। उसने सहमति में हुंकारा भरा, फिर गंभीरता से वादा किया। ईथन, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हें खुश रखूंगी। मेरे साथ तुम हमेशा खुद हो सकते हो। उसकी बात ने मुझे अचानक से पकड़ लिया, आंखें भर आईं। ठीक है, मैंने धीरे से कहा। सर्दी खत्म हो चुकी थी, बसंत का वक्त था। बाकी हॉस्पिटल स्टे के दौरान अकेलापन नहीं रहा। इज़ाबेला रोज कॉल करती रही और उसने प्राइवेट नर्सेज और यहां तक कि एक सिक्योरिटी गार्ड भी मेरे रूम की देखभाल के लिए अरेंज किए। डिस्चार्ज के दिन अभी भी उससे फोन पर बात करते हुए मुस्कुरा रहा था जब कार स्टर्लिंग एस्टेट के सामने रुकी। अंदर जाने ही वाला था कि दरवाजे से एक आवाज आई। किससे बात कर रहे थे? नजर उठाई तो क्लोए खड़ी थी, चेहरे पर गंभीरता। मैंने नजर हटा ली और शांति से बोला, एक दोस्त से। दोस्त? कैसा दोस्त जो तुम्हें इस तरह मुस्कुरा दे? इतना कि घर आने पर भी फोन नहीं छूटता। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन मैं शांत रहा। बस यही पूछना था क्लोए। मेरे सवाल ने जैसे उसके अंदर उठती किसी भावना को दबा दिया। उसने एक गिफ्ट आगे बढ़ाया। मैंने रायन को पहले इसीलिए बचाया क्योंकि उसे हैप्सोफोरिया है, और मैं तुमसे मिलने इसीलिए नहीं आई क्योंकि वो शौक में था। उसकी बात वहीं रुक गई जब उसने मेरा बिल्कुल ब्लैंक चेहरा देखा। मैंने गिफ्ट नहीं लिया, ठंडे लहजे में बोला, शुक्रिया सोचने के लिए क्लोए, लेकिन माफी की जरूरत नहीं। एक तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड है, दूसरा तुम्हारा एडॉप्टेड भाई। तुमने उसे पहले बचाया, ये तो स्वाभाविक ही था। ये कहकर मैं उसके पास से निकल गया, एक नज़र भी पीछे डाले बिना। शादी की रात से पहले मैं अपने रूम में क्लोए और अपनी हर फोटो फोन से एक एक करके डिलीट करता रहा। सबसे पुरानी फोटो स्टर्लिंग एस्टेट के मेरे पहले दिन की थी। उसने मुझे खींचकर सेल्फी ली थी। उसमें मेरी आंखों में डर था और उसकी आंखों में मेहरबानी। सबसे नई फोटो उस दिन की थी जिस दिन से एक दिन पहले उसे मेरी फीलिंग्स का पता चला। उसमें मेरी आंखों में वो प्यार था जो छुपाए नहीं छुपता था, और उसकी आंखों में मेरे लिए गहरा लगाव। अब हमारे बीच बस दूरी बची थी। 5200 फोटोज, हमारी जवानी के ज्यादातर लम्हे और मेरा 7 साल का प्यार, सब कुछ उनमें था। एक टैप में सब हमेशा के लिए चला गया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो क्लोए थी। शादी से एक रात पहले उसे देखकर हैरानी हुई, लेकिन ये जानने की कोई इच्छा नहीं थी कि वो क्यों आई। मेरी आवाज फ्लैट थी, कुछ काम है। मेरे लहजे से वो हल्की सी सिकुड़ी, मैं कब से इतना दूर हो गया था। उसने सीने में उठती टीज दबाई और धीरे से बोली, कुछ नहीं, बस देखना था कि सो गए या नहीं। मेरा चेहरा ब्लैंक था, बस सोने ही वाला था। बस इतना ही था तो दरवाजा बंद कर रहा हूं। ईथन, मैं। शब्द उसके होठों तक आए, लेकिन मेरा चेहरा देखकर रुक गई। बगल में बंधी मुट्ठी खुली और फिर बंद हो गई। एक लंबी चुप्पी के बाद जैसे उसने कुछ दबा लिया, चेहरा फिर से ठंडा हो गया। बात होठों पर ही मर गई। कुछ नहीं, सो जाओ। मैंने हल्के से हाँ कहा और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन नींद नहीं आई। काफी देर रूम में एक बॉक्स पैक करता रहा, फिर उठाकर क्लोए के दरवाजे के बाहर रख दिया। अगले दिन क्लोए वेडिंग ड्रेस पहने दरवाजा खोलने लगी तो सामने वो बड़ा बॉक्स मिला। लेबल पर जाना पहचाना हाथ था। उसे तुरंत पता चल गया किसका है। वो नीचे जाने वाली थी, लेकिन पलटकर मेरे दरवाजे पर दस्तक दे दी। ईथन, ये बॉक्स किस बात का है? अंदर से थोड़ी देर की खामोशी, फिर मेरी आवाज आई, तुम्हारा वेडिंग प्रेजेंट है। क्लोए कुछ और बोलती इससे पहले नीचे से मिसेस स्टर्लिंग की आवाज आई, क्लोए जल्दी करो, कार्स आ गई हैं। उसने जवाब दिया, फिर पूछा क्या वो मेरे साथ आ रही है? मेरी आवाज फर्म थी, नहीं, तुम जाओ, एक काम है, वेन्यू पर मिलता हूं। क्लोए जानती थी मैं अभी भी उससे नाराज हूं, इसलिए जोर नहीं दिया, लेकिन वो अपने दरवाजे पर खड़ी रही। अचानक दिल तेज धड़कने लगा। एक अजीब सा एहसास हुआ कि अगर अभी गई तो शायद दोबारा मुझसे न मिल पाए। उसने हाथ उठाया, इस बार जोर से दस्तक दी, ईथन, दरवाजा खोलो। मुझे
उसकी बात मिसेस स्टर्लिंग ने काटी, जो ऊपर आ गई थी। क्लोए, अभी तक यहीं हो? चलो, देर हो जाएगी, बाद में बात कर लेना, शादी में मिलोगी। ये सच था, शादी में मिलना होगा। इस सोच से जैसे तसल्ली मिली और वो माँ के साथ नीचे चली गई। जैसे ही वो गई, मैंने दरवाज़ा खोला। खुद भी अपने वेडिंग सूट में तैयार था। सीढ़ियों से उतरा, उस घर को एक आखिरी नज़र से देखा जिसे सालों से जानता था, और बिना पीछे देखे गाड़ी में बैठ गया। दो अलग-अलग वेडिंग प्रोसेशंस एक साथ निकलीं, अलग-अलग दिशाओं में, लेकिन एक ही वेन्यू की तरफ। स्टर्लिंग फैमिली के लिए ये डबल सेलिब्रेशन का दिन था। भरे हुए बैंक्वेट हॉल में रोशनी चमक रही थी, ग्लासेस टकरा रही थी, शराब की खुशबू और लोगों की बातों का शोर चारों तरफ था। रायन के ग्रूम स्वीट में जाते ही क्लोई मिस्टर और मिसेस स्टर्लिंग को और मुझे ढूंढने निकल पड़ी, लेकिन पूरा वेन्यू छान मारा, कोई नहीं मिला। घबराहट नहीं थी, लेकिन एक गहरी बेचैनी बैठती जा रही थी। अचानक कई बातें अजीब लगने लगी। रात को लिविंग रूम में 2 सेट्स ऑफ वेडिंग गिफ्ट्स याद आए। मेरे दरवाजे पर वेडिंग डेकोरेशंस याद आए। जब उसने दस्तक दी थी, तब वाइट सूट की एक झलक याद आई, और ये भी याद आया कि सुबह से मेरा फोन स्ट्रेट टू वॉइसमेल जा रहा था। घबराहट हावी होने लगी। उसने जल्दी से इवेंट मैनेजर को ढूंढा। मेरे माता पिता और भाई कहाँ हैं? मैनेजर ने हैरानी से देखा। मिस स्टर्लिंग, उन्होंने बताया नहीं? आज मिस्टर ईथन की भी शादी है। मिस्टर और मिसेस स्टर्लिंग उनकी सेरेमनी अटेंड करने गए हैं, इसी होटल में हैं। बोले थे सेरेमनी खत्म होते ही यहाँ आ जाएंगे। ये शब्द जैसे किसी ने चोट की हो। नजर धुंधली हो गई। उसने मैनेजर का हाथ थाम लिया। चेहरा पीला था। किसकी शादी? मिस्टर ईथन की, मिस। अगले ही पल उसने हाथ छोड़ा और बिना सोचे बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। वेडिंग प्लानर ने रोकने की कोशिश की। मिस स्टर्लिंग, सेरेमनी शुरू होने वाली है, कहाँ जा रही हैं? क्लोई ने उसे धकेला और दरवाजे से बाहर निकल गई। शादी कैंसिल करो। उधर मेरी शादी की स्टेज पर मैं नर्वसली सूट ठीक कर रहा था। पहले इस शादी को लेकर कोई खास एक्साइटमेंट नहीं थी, ये एक जरूरत जैसी लग रही थी। लेकिन अब, इस पल, जिंदगी में कभी इतना नर्वस नहीं हुआ था। आखिरकार ऑफिशिएटर की आवाज गूंजी, प्लीज वेलकम द ब्राइड। आइल के आखिर में बड़े डोर स्लोली खुले। मेरी नज़र नर्म लेकिन स्टेडी थी। हाथ में व्हाइट रोजेस का गुलदस्ता, दुल्हन का इंतजार। जैसे ही आइल के दूसरे छोर पे इज़ाबेला दिखी, सारी नर्वसनेस उड़ गई। बस एक खालिस खुशी थी। वेडिंग मार्च की धुन धीरे से शुरू हुई और मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई, उसके मेरी तरफ बढ़ने का इंतजार करते हुए। ईथन स्टर्लिंग, जानी पहचानी आवाज ने फूल थामे मेरे हाथ को फ्रीज कर दिया। इज़ाबेला मेरी तरफ बढ़ती रही, उसकी आंखें सिर्फ मुझ पर। क्लोई के चेहरे पर डोर्स बंद हो गए। वो वहीं फ्रोजन खड़ी रही, बंद डोर्स को देखती रही। उसकी हिम्मत कैसे हुई? किसी और से शादी करने की हिम्मत कैसे हुई? उस पल दिल की सारी घबराहट गुस्से में बदल गई। उसने अंदर की भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश की और डोर्स खोलने के लिए आगे बढ़ी। सिक्योरिटी गार्ड्स ने रास्ता रोक लिया। मैम, इनविटेशन के बिना नहीं जा सकती। हटो रास्ते से। वहां जो शादी हो रही है वो मेरे भाई की है, मैं क्यों नहीं जा सकती? दोनों गार्ड्स ने एक दूसरे को देखा, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब देते, क्लोई धक्का देकर निकलने लगी। पीछे से एक रोती आवाज आई, क्लोए। पलट कर देखा, रायन खड़ा था, कांपता हुआ, आंखें लाल। क्या कर रही हो? आज हमारी शादी है। शादी का जिक्र सुनते ही उसके चेहरे पर एक झल्लाहट आई। रायन, हमारा अरेंजमेंट खत्म, शादी कैंसिल है, तुम जाओ। रायन का चेहरा सफेद पड़ गया, मुट्ठियां भिज गईं, नाखून हथेली में धंस गए। अरेंजमेंट हमेशा बस एक अरेंजमेंट ही था। रायन हैरिस कोई साधारण आदमी नहीं था। वो गरीबी से निकलकर ऊपर उठा था, अनगिनत लोगों को यूज करते हुए क्लोई स्टर्लिंग का फियोंसे बनने तक। जब से उसने पहली बार किसी मैगजीन में उसकी तस्वीर देखी थी, उसने अपनी जिंदगी का एक गोल तय कर लिया था, क्लोई स्टर्लिंग से शादी करो और उस फैमिली का हिस्सा बनो। इसके लिए उसने सब कुछ केयरफुली प्लान किया था। मेरे करीब आया, मुझे मैनिपुलेट किया, स्टर्लिंग हाउसहोल्ड में घुसा और वहां मेरी क्लोई के लिए छुपी हुई फीलिंग्स का पता लगाया। वो जानता था कि हमारे जैसे फैमिली में ऐसी फीलिंग्स टैबू हैं। यही उसके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। बस कुछ सोचे समझे शब्द उसके कान में डाले और उसने मुझसे सीधे बात की। क्लोई फ्यूरियस थी लेकिन कंफ्यूज भी। आखिर उसने मुझे पाला था। इसलिए उत्साह दबाते हुए रायन ने एक डील प्रपोज की। वो उसका प्यार करने वाला फियोंसे बनने का नाटक करेगा ताकि वो उसे डील कर सके। बदले में वो उसे पैसे देगी। वो उसके सामने फेडेड कपड़ों में खड़ा था, दयनीय आंखों से देख रहा था। भाई की प्रॉब्लम से जल्दी निपटने की जल्दबाजी में क्लोई ने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी। लेकिन जैसे जैसे नाटक चलता रहा, रायन की महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। एक एक कदम उसने बाउंड्रीज पुश की, जब तक कि मिस्टर स्टर्लिंग की जगह लगभग उसकी होने को नहीं आई। लेकिन मेरे उसी दिन शादी करने के फैसले ने उसका पूरा प्लान बिखेर दिया था। रायन ने आंखों में चमकती बेईमानी छुपाई और आगे बढ़ा, चेहरे पर दर्द का भाव लाते हुए। आंसू गालों पर बह रहे थे जब उसने ऊपर देखकर कहा, लेकिन इनविटेशन सब जा चुके हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे?
एक्टिंग हो या ना हो, कोई भी मर्द नहीं चाहता कि दुल्हन ऑल्टर पर उसे छोड़कर जाए। क्लोई को शायद ये समझ आया और उसका लहजा थोड़ा नर्म हुआ। मैं हैंडल करूंगी, तुम जाओ। उसकी तरफ एक नज़र भी डाले बिना उसने सेरेमनी हॉल के डोर्स खोल दिए। मेरी शादी का सबसे अहम लम्हा था। ऑफिशिएटर पूछ रहे थे कि क्या मैं सामने खड़ी इस महिला को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। मैंने इज़ाबेला को देखा। वो मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ मैं था। आई डू शब्द धीरे लेकिन पक्के तौर पर निकले। इज़ाबेला की आंखों की मुस्कान और गहरी हो गई। मैंने उसका चेहरा हाथों में लिया, उसे किस करने ही वाला था कि एक जोरदार धमाके से डोज खुले। ईथन स्टर्लिंग। क्लोई तेज कदमों से मेरी तरफ आई, चेहरे पर सख्ती, हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। लेकिन इज़ाबेला उसके और मेरे बीच आ गई। आवाज में तीखापन था। क्लोई, ये मेरी शादी है, क्या कर रही हो? तभी क्लोई को एहसास हुआ कि जिससे मेरी शादी हो रही है वो उसकी अपनी बेस्ट फ्रेंड है। विश्वासघात का एहसास हावी हो गया। वो लड़का जिसे उसने 16 साल पाला था और वो औरत जिसे वो 20 साल से जानती थी, दोनों ने पीठ पीछे शादी कर ली। उसने इंस्टिंक्ट से इज़ाबेला को थप्पड़ मार दिया। इज़ाबेला! चीखें उठीं और दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। सेरेमनी केओस में बदल गई। बस करो, ये बहुत हो गया। मैं आगे बढ़कर उन्हें अलग करने दौड़ा। मेरी आवाज सुनकर क्लोई एक पल के लिए रुकी और उसी पल में इज़ाबेला ने उसे जोर से धक्का दिया। एक आखिरी धमाके के साथ जो खूबसूरत शादी होनी थी वो अचानक और अफरा तफरी में खत्म हो गई। आखिरी मेहमान के जाने के बाद मैं आखिरकार अपने आप पर से काबू खो बैठा और क्लोई को एक थप्पड़ मारा। बस करो। थप्पड़ की ताकत से उसका सिर एक तरफ झुक गया। वो काफी देर स्टंट खड़ी रही, फिर धीरे से उंगली उठाकर होंठ के कोने से खून पूछा। इज़ाबेला जल्दी से मेरे सामने आ गई, जैसे मुझे क्लोई के जवाब से बचाना हो। क्लोई ने एक ठंडी हंसी निकाली। नजर अनरीडेबल थी जब उसने मुझे इज़ाबेला के पीछे खड़ा देखा। इससे शादी कर रहे हो? मैंने इज़ाबेला का ड्रेस का कपड़ा मुट्ठी में थाम लिया। मेरी नजर उतनी ही ठंडी थी। यही तो चाहती थी ना क्लोई? मुझे दूर धकेलना, रायन को मुझ पर बार बार चोट करने देना, मुझे डेट्स पर भेजते रहना। क्या ये सब इसलिए नहीं था कि मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊं? लो, अब तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई। खुश होना क्लोई। बस करो। ये नाम मत लो। जो नाम कभी इतना जाना पहचाना था अब कानों में कील की तरह चुभ रहा था। उसने सामने खड़े उस आदमी को देखा। वो छोटा लड़का जो उसकी बाहों में रोया करता था अब एक हैंडसम आदमी था, वेडिंग सूट में, किसी और का हाथ थामे। दिल में एक तेज दर्द उठा। उसने मुट्ठियां भींची, अनजानी भावना को दबाने की कोशिश करते हुए। सूट उतारो और घर चलो मेरे साथ, मान लेते हैं कुछ हुआ ही नहीं। इज़ाबेला की आंखें ठंडी हो गईं। क्लोई, मैं बताना भूल गई। ईथन और मैंने मैरिज लाइसेंस पर साइन कर दिए हैं। वो मेरे हस्बैंड हैं। लीगल शादी? क्लोई ने इंस्टिंक्ट से मेरा हाथ थामा। तो डिवोर्स ले लो। इससे पहले कि वो पूरा बोलती, मिसेस स्टर्लिंग ने जो अभी अभी पहुंची थी उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। क्लोई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पीछे रायन खड़ा था, रोती हुई आंखों से। रायन की सिसकियां सुनकर मिसेस स्टर्लिंग का गुस्सा और भड़क गया। तुमने न सिर्फ अपनी शादी छोड़ी बल्कि यहां आकर भाई की शादी भी बर्बाद करने आई। क्या तुम्हें होश है? जैसे सीन फिर केओस में डूबने लगा, क्लोई कुछ बोलने ही वाली थी लेकिन मिस्टर स्टर्लिंग ने काट दिया, जो अभी पहुंचे थे। सब घर चलो, आज काफी तमाशा हो चुका है। घर वापस जाते कार में मैं खिड़की से बाहर देखता रहा, माथे पर शिकन। इज़ाबेला मेरे बगल में बैठी थी। उसने धीरे से मेरा हाथ थामा और दबाया। मैंने उसकी तरफ देखा। आज जो हुआ उसके लिए सॉरी। मैंने उसे नहीं बताया था कि मेरी शादी हो रही है। वजह जाहिर थी। मैंने सोचा था कि उसका रिएक्शन कैसा होगा। शायद मुझे नाइवली लगा था कि चूंकि वो मुझसे प्यार नहीं करती उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसने हमारी शादी लगभग बर्बाद कर दी। ये तुम्हारी गलती नहीं है। इज़ाबेला ने मुझे हग में खींच लिया, चेहरे पर सिंपैथी था और गाल पर किस किया। जिस रात वो मुझे हॉस्पिटल से लेने आई थी मैंने उसे क्लोई और मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था। आखिरकार वो मेरी पत्नी बनने वाली थी, उसे जानने का हक था। और अगर इससे हमारे बीच दरार आती तो शादी कैंसिल करके नुकसान कम कर लेना ही बेहतर था। लेकिन उसकी तरफ से मेरे लिए सिर्फ सिंपैथी थी। उसने कहा था कि किसी से प्यार करने में कोई गलती नहीं है, खासकर तब जब वो प्यार कन्फेस करने से पहले ही कुचल दिया गया हो। और अब क्लोई मेरी शादी बर्बाद करने आई थी। इन सब के ऊपर दबाई हुई सारी तकलीफ और फ्रस्ट्रेशन एक साथ बाहर आ गई। मैंने उसकी ड्रेस थाम ली और बिना आवाज निकाले रोता रहा। देर रात स्टर्लिंग एस्टेट में हर तरफ लाइट्स जल रही थीं। मिस्टर और मिसेस स्टर्लिंग एक सोफे पर बैठे थे, दोनों कपल्स सामने सामने काउचेस पर। मिस्टर स्टर्लिंग ने अपनी बिखरी हुई बेटी को देखा और पहले दबाया हुआ गुस्सा फिर भड़क उठा। क्या तुम्हें अंदाजा है कि आज की तुम्हारी इम्पल्सिव हरकत की वजह से कल कंपनी स्टॉक पर क्या असर पड़ेगा? मुझे तुम्हारी वजह नहीं सुननी। तुम अभी इमीडिएटली एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी करोगी, ये अनाउंस करते हुए कि लायन हैरिस से तुम्हारी शादी वापस ऑन है। उसकी बात सुनकर सामने सोफे पर बैठे दोनों लोगों की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी।
रायन ने अपनी खुशी छुपाने के लिए पैंट का कपड़ा कसकर पकड़ लिया, जबकि क्लोई तुरंत खड़ी हो गई। मैं ये नहीं करूंगी। रायन और मेरे बीच कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मिसेस स्टर्लिंग ने रायन की चमकती आंखें देखीं और उन्हें गुस्सा आ गया। ये नहीं करूंगी का मतलब क्या है? वो सच में किसी बड़े घराने से नहीं था, जरा सी बात पर रो देता था, इतना कमजोर। मिसेस स्टर्लिंग ने कभी इस रिश्ते को अप्रूव नहीं किया था, लेकिन मजबूरन मान गई थी, क्योंकि उनकी बेटी उससे प्यार करती लगती थी। अब जब बेटी खुद शादी से मना कर रही थी, उनका सिरदर्द फिर से लौट आया। शादी कोई खेल नहीं है क्लोई। मैंने तुमसे कई बार कहा था कि कमिट करने से पहले सोच लो। अब पूरे लॉस एंजलिस को पता है कि तुम शादी कर रही हो। अगर अब पीछे हटीं तो हमारा परिवार हंसी का पात्र बन जाएगा। क्लोई फिर से बैठ गई और अपनी कनपटियां दबाने लगी। आखिरकार उसने वो राज उगल दिया जो इतने समय से छुपाए रखा था। ये बस एक अरेंजमेंट था, असली नहीं था। हमने मैरिज लाइसेंस भी नहीं लिया था कभी। उसकी बात सुनकर कमरे में मौजूद सबके चेहरों के भाव बदल गए। मिसेस स्टर्लिंग उछलकर खड़ी हो गईं। तुमने क्या कहा? लाइसेंस नहीं लिया? जो लाइसेंस तुमने हमें दिखाया था वो नकली था। उनके सोशल सर्कल में शादी से पहले लाइसेंस लेना एक अनरिटन रूल था, सिक्योरिटी के तौर पर। क्लोई का ये कबूलनामा सुनकर मिसेस स्टर्लिंग का सिरदर्द और बढ़ गया और वो डगमगाने लगी। मिस्टर स्टर्लिंग ने जल्दी से उन्हें सोफे पर बिठाया और पानी का ग्लास दिया। क्लोई ने चारों तरफ सबके हैरान चेहरे देखे। मेरा अपना शांत एक्सप्रेशन भी हिल गया था। पहले तो मुझे शक था कि शायद वो दोनों ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन क्लोई का उसके साथ बर्ताव देखकर मुझे लगा था कि ये सच है। कोई इस हद तक एक्टिंग नहीं करता। करोड़ों की रिंग दे दे, उसका बिजनेस सेटअप करने में फॉर्चून लगा दे। कोई नहीं मानता कि उसे उससे प्यार नहीं था, कि सब बस एक एक्ट था। सबकी आंखों में शक देखकर उसे बेबसी का एहसास हुआ। खास तौर पर मेरा एक्सप्रेशन देखकर उसे दर्द हुआ। क्या ईथिल को उस पर भरोसा नहीं था? पहले तो वो उसकी हर बात पर यकीन करता था। उसकी नज़र मेरे ऊपर महसूस होते ही मैंने ऊपर देखा और एक सार्कास्टिक मुस्कान दी। इतने समय से रोल प्ले करते करते तुम खुद उसमें उलझ गई हो। क्लोई ने मुंह खोला कुछ कहने के लिए, लेकिन मिसेस स्टर्लिंग झट से उसके पास आ गईं और माथा छूकर देखा। ठीक हो ना? इन दिनों बहुत स्ट्रेस में हो क्या? मिस्टर स्टर्लिंग भी बोले, कंपनी से थोड़े दिन की छुट्टी लो, जब दिमाग शांत हो जाए को बात करेंगे। ये कहकर वो दोनों ऊपर जाने लगे, लेकिन मिसेस स्टर्लिंग को कुछ याद आया और वो रायन की तरफ मुड़ी। रायन, तुम्हारे लिए कोई रूम तैयार नहीं है, आज रात घर चले जाओ। जैसे ही घर शांत होने लगा मैं उठा और इज़ाबेला के साथ निकलने की तैयारी करने लगा, लेकिन क्लोई की आवाज़ ने मुझे रोक दिया। उसकी आंखों में एक डेस्परेट बेबसी थी। रायन के साथ बस एक्टिंग थी, लेकिन आगे के शब्द उसके गले में अटक गए। वो कैसे समझाती कि जब उसे मेरी फीलिंग्स का पता चला तो उसने रायन को हायर किया मुझे दूर भेजने के लिए, कि जैसे ही मैं चला जाता रायन के साथ उसका अरेंजमेंट खत्म हो जाता। लेकिन मुझे उस पर यकीन नहीं था। मैंने बस उसकी तरफ देखा। मेरी नज़र उतनी ही ठंडी थी जितनी कभी उसकी एक्टिंग हुआ करती थी। कोई इस हद तक एक्टिंग नहीं करता। तुमने उसके लिए बार बार मुझे तकलीफ दी। तुमने उसे मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने दिया। तुमने मुझे बारिश में बाहर फेंक दिया। तुमने उसे वो एकमात्र चीज़ तोड़ने दी जो मेरे पास मेरी माँ की निशानी थी। तुमने मुझे समंदर में डूबने के लिए छोड़ दिया। तुमने मेरे जिस्म और रूह दोनों को जख्म दिए, और अब कह रही हो कि ये सब बस एक्टिंग था? क्या खुद तुम्हें यकीन है इस पर? क्लोई, मैं अब वो बच्चा नहीं रहा जो तुम्हारी हर बात पर लटका रहता था और सब मान लेता था। अब मैं खुद सोच सकता हूँ। उसकी तरफ एक नज़र डाले बिना मैंने इज़ाबेला का हाथ थामा और बाहर निकल गया। स्टर्लिंग और मॉर्गन एस्टेट्स पड़ोसी थे, इसलिए इज़ाबेला के घर तक बस 10 मिनट की वॉक थी। हमारा नया घर अभी रेनोवेशन में था, इसलिए हम फिलहाल वहीं रह रहे थे। हमारा मैरिज लाइसेंस देखने के बाद इज़ाबेला के माता पिता किसी ओवरसीज बिजनेस ट्रिप पर निकल गए थे, इसलिए पूरी बड़ी सी हवेली हमारे पास थी। हम काफ़ी देर तक सोफे पर साथ बैठे रहे। फिर मैंने आखिरकार बोला, मुझे पता है वो एक्टिंग कर रही थी। उस रात के उसके किस ने अगर शक का एक बीज बोया था, तो आज रात की उसकी बातों ने उसे कन्फर्म कर दिया। उसकी एक्टिंग के पीछे और क्या कारण हो सकता था? वो मुझे दूर भेजना चाहती थी। उसके मन में हमारे बीच कोई रिश्ता, ब्लड टाइज ना होने के बावजूद गलत था, इसलिए वो रायन को ले आई रोल प्ले करने के लिए। लेकिन शायद वो इतने लंबे समय तक ये रोल प्ले करती रही कि उसने सिर्फ मुझे और बाकी सबको नहीं, बल्कि खुद को भी कन्विंस कर लिया और उस रोल में खो गई। उसने खुद को यकीन दिला दिया कि उसे मुझसे प्यार नहीं है। उसने खुद को यकीन दिला दिया कि वो रायन से प्यार करती है। अगर आज वो मेरी शादी में ना आ जाती तो शायद ये दिखावा चलता रहता। वो इसलिए नहीं रुकी कि घबरा गई थी, वो इसलिए रुकी क्योंकि डर गई थी। शायद उसे खुद भी एहसास नहीं था, लेकिन वो मुझसे प्यार करती थी। वरना हमेशा शांत और कंपोज्ड रहने वाली क्लोई इतनी अनकैरेक्टरिस्टिक हरकतें और इतनी अजीब बातें कभी नहीं करती। लेकिन मुझे बस सब कुछ बड़ा आयरॉनिकल लगा। उसके पास मुझे दूर भेजने के इतने तरीके थे, लेकिन उसने सबसे क्रूअल तरीका चुना। और फिर जब आखिरकार उसे कामयाबी मिली तो उसे अचानक पछतावा होने लगा। प्यार और शादी को कोई खेल समझकर?
अब मैं आगे बढ़ चुका हूं। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं। लेकिन इज़ाबेला इतनी श्योर नहीं थी। एक औरत होने के नाते वो क्लोई की अजीब हरकतों का मतलब समझ गई थी। पछतावा। लेकिन क्लोई खुद इसे नहीं समझ पा रही थी, जबकि मुझे साफ दिख रहा था। उस रात हॉस्पिटल में मैंने जो कहा था वो याद करके इज़ाबेला को हिचकिचाहट हुई। क्या ईथन को भी अपने फैसले पर पछतावा होगा? आखिर उसने क्लोई से इतने लंबे समय तक प्यार किया था और हमारी शादी इतनी अचानक हुई थी। अगले ही पल मेरा हाथ उसका हाथ मजबूती से थाम चुका था। मैंने उसके होठों के कोने को चूमा। मेरी आवाज दृढ़ थी। शुरुआत में सच है कि मैंने एक वजह से तुमसे शादी की थी, लेकिन अब मैं अपना दिल जानता हूं। मैं उसके पास वापस नहीं जाऊंगा जिसने मुझे इतनी बार तकलीफ दी। मैं तुम्हें बिना किसी शक के कह सकता हूं कि जिससे मैं अब प्यार करता हूं वो तुम हो। मैं हटने लगा, लेकिन उसने मुझे वापस खींच लिया। हमारे बीच एक वार्म क्लोजनेस फैल गई और खिड़की के बाहर रात को खिलने वाला जैस्मिन शर्म से अपनी पंखुड़ियां बंद करता लगा। अगली सुबह जब हम अभी सोए हुए थे, इज़ाबेला की नाइट स्टैंड पर रखा फोन बजने लगा। उसने उठाया और अनलॉक करते ही स्क्रीन ट्रेंडिंग नोटिफिकेशन से भर गई। वो आमतौर पर शांत रहती थी, लेकिन उसकी हरकत ने मुझे जगा दिया। उसकी भौहें तनी देखकर मैंने फिक्र से पूछा, क्या हुआ? वो जवाब देने ही वाली थी कि मेरा फोन भी बज उठा। मैंने उठाया। मिसेस स्टर्लिंग थी। उनकी आह फोन पर आई। ईथन, अगर टाइम हो तो घर आ जाओ। कॉल काटने के बाद मिसेस स्टर्लिंग ने अपनी बेटी को जमीन पर घुटने टेके देखा और गुस्से की एक लहर उठी। उन्होंने क्लोई को कल रात शांत हो जाने को कहा था, लेकिन बेटी ने सीधे कंपनी के ऑफिशियल सोशल मीडिया पर जाकर अनाउंस कर दिया कि रायन के साथ उसकी एंगेजमेंट खत्म है। ये खबर सुनकर रायन इतने बुरे हाल में हो गया कि आते वक्त उसका सीरियस कार एक्सीडेंट हो गया और वो अभी भी अनकॉन्शियस था। मैंने तुमसे शांत होने को कहा था, ये करने को नहीं। जमीन पर घुटने टेके क्लोई ने आंखें नीची रखीं, अंदर का दर्द छुपाते हुए। पिछली रात की यादें लौट आईं और उसे उस अंधेरे में खींचने लगी। उस रात वो काफी देर सोफे पर बैठी रही, फिर सिर दर्द के साथ ऊपर गई तो वहां मेरा छोड़ा हुआ वेडिंग गिफ्ट मिला। उसने काफी देर उसे देखा, फिर उठाकर अपने रूम में ले गई और जमीन पर बैठकर खोला। अंदर देखकर उसकी सांस रुक गई। अंदर वो सारे गिफ्ट्स थे जो उसने कभी मुझे दिए थे, लेकिन कुछ और भी था। वो गिफ्ट्स जो मैंने उसके लिए खरीदे थे। उसे अचानक एक गर्मियों की दोपहर याद आई, जब हम साथ मूवी देख रहे थे। प्लॉट याद नहीं था, बस ये कि अंत में हीरो ने हीरोइन को एक के बाद एक गिफ्ट्स दिए थे, हर एक उनकी आने वाली शादी से जुड़ा। मैंने उसका बाहां पकड़कर एनवियसली कहा था कि जब मेरी शादी होगी मैं भी अपनी दुल्हन के लिए ऐसा ही करूंगा। रिसीट्स पर डेट्स देखकर उसने जाना कि सब उसी दिन खरीदे गए थे जिसके अगले दिन उसे मेरा राज पता चला था। मैंने इन गिफ्ट से उसे कन्फेस करने का प्लान बनाया था, लेकिन उसने वो सपना टूटने दिया इससे पहले कि मुझे मौका मिलता। अब उसे ये देना बस उस चैप्टर को सही तरीके से बंद करने का मेरा ढंग था। एक पल में उसे मैं जैसे सामने दिखने लगा। उसने देखा मुझे सहमते हुए उसे ग्रीट करते हुए, देखा मुझे झुककर डेस्क पर उसका पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश करते हुए, देखा मुझे लाल आंखों से उसके सामने खड़े होते हुए पूछते हुए कि उससे प्यार करना कैसे गलत हो सकता है, उसकी उस बहन से जिससे उसका कोई ब्लड रिलेशन नहीं। और आखिर में वो सारी यादें मिलकर उस इमेज में बदल गईं जहां मैं अपनी शादी में उसे ठंडी नजर से देख रहा था और कह रहा था, मैं किसी और से शादी कर रहा हूं। यही तुम चाहती थी ना? आखिर तुम मुझसे प्यार नहीं करती? वो शब्द उसके दिमाग में किसी अभिशाप की तरह बजते रहे। दर्द इतना तीव्र था कि उसे अपना सिर थामना पड़ा। क्या वो सच में मुझसे प्यार नहीं करती थीं? क्या उसे सच में जरा भी प्यार नहीं था? उसके दिल के इर्द गिर्द बनी दीवारें टूटने लगीं। अगर उसे मुझसे प्यार नहीं था तो मुझे तकलीफ में देखकर उसे इतना दर्द क्यों होता था? किसी और से लव लेटर मिलते देख मुझे इतना गुस्सा क्यों आता था? और मेरी शादी में वो खुद पर काबू क्यों नहीं रख पाई? एक एक करके सवालों ने एक ही अटल जवाब की तरफ रास्ता दिखाया। उसे मुझसे प्यार था, इसीलिए उसकी वो रिएक्शन थी, इसीलिए मेरी फीलिंग्स जानने पर उसे इतना दर्द हुआ। ब्लड रिलेशन ना हो तो क्या, बाहर से आने वाली गॉसिप और जजमेंट मुझे तकलीफ देती, और वो अपने ईथन को तकलीफ में कैसे देख सकती थी? इसीलिए उसने बार बार मुझे दूर धकेला, रायन को रोल प्ले के लिए लाई। वो जानती थी कि रायन मेरे साथ क्या कर रहा था, इसीलिए उसने चुपके से मुझसे माफी मांगने की कोशिश की। जब उसने खुद केक में गिरकर ड्रामा किया तो उसने प्राइवेट में उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। जब उसने मेरा पेंडेंट तोड़ा तो उसने किसी से उसका हाथ तोड़वा दिया। और जब उसने मुझे समंदर में धकेला तो उसने अपने लोगों से उसे वापस समंदर में फेंकवाया। उसने ये सब इसलिए किया था ताकि खुद को याद दिला सके कि सब बस एक्टिंग है, कि वो जिससे सच में प्यार करती है वो मैं हूं। लेकिन मेरे सामने वो बेरुखी का मास्क पहने रखती। ये टूटा हुआ वजूद वक्त के साथ असलियत और उसके रोल के बीच की लकीर को धुंधला करता गया। तो जब रायन ने एक असली शादी की फरमाइश की, उनकी कहानी का एक ग्रैंड फिनाले, तो किसी अनजान वजह से वो मान गईं। अगर वो आज मेरी शादी में ना आ जाती तो शायद वो अपने ही बनाए दिखावे में हमेशा के लिए खोई रहती। क्या हो रहा है? एक जानी पहचानी आवाज ने उसे अपने ख्यालों से बाहर खींचा। क्लोई ने ऊपर देखा तो इज़ाबेला और मैं आ रहे थे।
उसे जमीन पर घुटने टेके देखकर मुझे झटका लगा, लेकिन मैंने खुद को संभाला और इज़ाबेला को पास के सोफे पर ले गया। मिसेस स्टर्लिंग ने एक आह भरी और उसकी तरफ इशारा किया। मैंने कल रात इसे शांत होने को कहा था और इसने क्या किया? सबके सामने शादी कैंसिल कर दी और अब रायन हॉस्पिटल में है, कार एक्सीडेंट के बाद, अभी तक अनकॉन्शियस है। इज़ाबेला ने मुझे रास्ते में बता दिया था, लेकिन खुद देखकर मुझे लगा ये उससे भी गंभीर है। क्लोई हमेशा इतनी केयरफुल और कैलकुलेटेड रहती थी। मैंने उसे कभी इतना इम्पल्सिव एक्ट करते नहीं देखा था। वजह के बारे में मैंने ऊपर देखा तो क्लोई की आंखें मुझसे मिली। मैंने तुरंत नज़र हटाई और मिसेस स्टर्लिंग की तरफ मुड़ा। मॉम, आप ठीक नहीं लग रही। ऊपर जाकर रेस्ट करिए, क्लोई से मैं बात करता हूँ। इस पूरे मामले का उन पर काफ़ी असर पड़ा था। रात भर सोई नहीं थी। कुछ और बातों के बाद मैं उन्हें ऊपर जाने के लिए मना पाया। मैं क्लोई की तरफ मुड़ा और उठने को कहा। एक हाउसकीपर ने उसे खड़े होने में मदद की और सोफे तक ले गई। क्लोई, मुझे पता है तुमने शादी क्यों कैंसिल की, लेकिन शादी कोई खेल नहीं है। तुमने महीनों रायन के साथ ये परफेक्ट लव स्टोरी पब्लिकली बनाई, एक शाही शादी पर फॉर्चून लगाया और अब बस कैंसिल कर दिया। क्या तुमने कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचा भी? पानी का गिलास थामे उसका हाथ कांपा। उसकी आंखें दर्द से भरी थीं। वो कॉन्सिक्वेंसेस बखूबी जानती थी। स्टॉक प्राइस का नुकसान कम करने के लिए एक पीआर टीम पर पहले ही फॉर्चून लगा चुकी थी और उसके पिता रात भर बोर्ड से डील करते रहे थे। रायन का हॉस्पिटल में हाल जानने के लिए भी उसने किसी को भेजा था। इस वक्त वो बस मुझे सच बताना चाहती थी। मुझे बताना चाहती थी कि उसे आखिरकार अपना दिल समझ आया, कि वो मुझसे प्यार करती है, और पूछना चाहती थी कि क्या मैं उसे एक मौका दे सकता हूँ। लेकिन वो शायद भूल गई थी कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। उसके एक्सप्रेशन से मैं समझ गया वो क्या कहना चाहती है। आखिर 16 साल से उसे जानता था, इसलिए मैंने सीधे बात की। मैं आज यहाँ सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मॉम ने तुमसे बात करने को कहा था, कोई और बात नहीं करनी। मैंने इज़ाबेला के हाथ थामा। वैसे भी इज़ाबेला और मुझे हनीमून के लिए निकलना है। अभी तुम्हें डैमेज कंट्रोल पर ध्यान देना चाहिए। रायन के पास जाओ, उससे मामला सुलझाओ और मॉम डैड को और तकलीफ मत दो। वो आखिरी बात मैं नहीं कहना चाहता था, उसने जो मेरे साथ किया उसके बाद। लेकिन मैं ये भी जानता था कि अगर क्लोई ने उसे इनेबल न किया होता तो रायन इतना बोल्ड कभी नहीं होता। और इसके अलावा एक इंसान की जान दांव पर थी। उससे एक भी लफ्ज़ बोले बिना मैंने इज़ाबेला का हाथ थामा और बाहर निकल गया। बाहर आकर ही चैन की सांस ली। मुझे पता था वो क्या कहना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चाहे वो कुछ भी कहे या करे, हम वापस नहीं जा सकते। ये मेस उसने खुद बनाया था और मैं इसे और नहीं बढ़ाना चाहता था। हमारे माता पिता पहले ही बहुत झेल चुके थे। मैं बोलता रहा और इज़ाबेला चुपचाप सुनती रही। उसके घर पहुंचने पर उसने मुझे कसकर हक किया। चाहे तुम कोई भी फैसला करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। थक जाओ तो मुझ पर टिक जाओ। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसके कंधे पर सिर टिका दिया। अगले कुछ दिनों में क्लोई ने मेरी बात मानने लगी। उसने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया और फैमिली को लेकर नेगेटिव प्रेस भी कम हो गई। मिसेस स्टर्लिंग से कुछ रीएश्योरिंग कॉल्स के बाद मैंने आखिरकार चैन की सांस ली और हनीमून की प्लानिंग शुरू की। ओरिजिनली हमारा प्लान था शादी की रात फ्रांस के लिए निकलना, लेकिन क्लोई की वजह से ट्रिप टल गई थी। आज आखिरकार निकल ही रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट जाते रास्ते में एक अचानक फ़ोन कॉल ने ड्राइवर को गाड़ी पलटाने पर मजबूर कर दिया। रायन होश में आ गया था और जैसे ही उसे पता चला कि क्लोई ने ऑफिशियली सब खत्म कर दिया, वो हॉस्पिटल की छत पर जा चढ़ा और कूदने की धमकी देने लगा। इज़ाबेला और मैं जब छत पर पहुंचे तो इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स की भीड़ थी। उनके सामने लेज पर रायन खड़ा था और क्लोई उसे नीचे उतरने के लिए मना रही थी। हॉस्पिटल का एक एडमिनिस्ट्रेटर हमें देखकर एक तरफ ले गया और सिचुएशन समझाई। क्लोई और मिसेस स्टर्लिंग सुनते ही दौड़ी आई थी। रायन को कभी न पसंद करने वाली मिसेस स्टर्लिंग ने उससे कड़े बोल कहे, लेकिन रायन ने भी पलटवार किया, जिससे मिसेस स्टर्लिंग इतनी अपसेट हो गई कि उन्हें ऑब्जर्वेशन के लिए एडमिट करना पड़ा। इससे क्लोई की रायन के प्रति नफरत और बढ़ गई, लेकिन एक जान का सवाल था, इसलिए वो गुस्सा दबाकर उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, यहां तक कि नीचे आने के लिए पैसे की भी ऑफर की। लेकिन रायन को पैसे नहीं चाहिए थे, वो मिस्टर स्टर्लिंग बनना चाहता था, और इस तरह दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। मैंने देखा रायन लेज पर बड़ी मुश्किल से बैलेंस बनाए खड़ा था। उसके चेहरे पर एक पागल डेस्परेट एक्सप्रेशन था। क्लोई, तुम ही थी जो इस शराड के लिए राजी हुई। तुम ही थी जिसने मुझे उम्मीद दी। तुम ही थी जिसने पूरी दुनिया को बताया कि मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूं, और अब बस कैंसिल कर दिया। इतने समय बाद लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या तुमने मेरे लिए कुछ भी फील नहीं किया? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता था। तुम मेरे साथ ये क्यों कर रही हो? तुम बस मुझसे छुटकारा चाहती हो ना? ठीक है, जाता हूं। अगर मैं मर गया तो तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी ना? फिर ईथन के साथ रह लेना। फिर वो पागलों की तरह हंसा। लेकिन बता दूं, उसे भूल जाओ। उसकी नज़र उसके पीछे से, मेरे पीछे से होते हुए रिपोर्टर्स की भीड़ पर जा टिकी, जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। मेरी आज की हर बात लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही है, और जब मैं ख़त्म करूंगा तो सिर्फ स्टर्लिंग और मॉर्गन फैमिलीज़ को नहीं, पूरे लॉस एंजलिस को, पूरी दुनिया को पता चलेगा तुम्हारे और ईथन के बारे में।
उसने कांपती उंगली क्लोई की तरफ और फिर मेरी तरफ उठाई। उसकी आवाज़ चीख में बदल गई। क्लोए स्टर्लिंग अपने भाई ईथन स्टर्लिंग से प्यार करती है और वो उससे प्यार करता है। तुम दोनों घिनौने हो। तो क्या हुआ अगर ब्लड रिलेशन नहीं है, भाई बहन की तरह पले बड़े हो? रायन ने सारी सावधानी ताक पर रख दी थी। वो जेंटल लविंग इंसान होने का नाटक नहीं कर रहा था। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने सब कुछ तबाह कर दिया था। वो उसे बेदाग निकलने क्यों देता? रायन की पागल बकवास जारी रहने के साथ क्लोए का चेहरा और पीला पड़ता गया। मेरा एक्सप्रेशन भी कड़ा हो गया था। अब बात उसके मिस्टर स्टर्लिंग बनने की नहीं रही थी। वो हमें तबाह करना चाहता था। रिपोर्टर्स हर बात लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। ऑनलाइन वीडियो वायरल हो रहा था। यानी अब अनगिनत लोगों को उसकी बातें पता चल रही थी। हमारे पास्ट के बारे में पता चल रहा था। उन्हें परवाह नहीं होगी कि सच है या नहीं। वो बस इसे एक जूसी गॉसिप की तरह शेयर और एंजॉय करेंगे। एक स्कैंडल। कंपनी का स्टॉक गिरने वाला था। देखकर कि वो और कुछ कहने वाला है, क्लोए ने उसे रोका। बस करो, और कितनी देर करोगे ये? उसकी बात सुनकर वो एक ठंडी हंसी से हंसा। और कितनी देर? अब खोने के लिए क्या बचा है? तुम्ही ने मुझे यहां तक पहुंचाया है क्लोए। मैं यहीं तुम्हारे सामने मरूंगा और तुम पूरी जिंदगी इस पछतावे के साथ जियोगी। एक शैतानी स्मर्क के साथ वो पीछे झुकने लगा, लेकिन एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर ने झपट कर उसे छत पर वापस खींच लिया। जोर से गिरा और पैरामेडिक्स तुरंत उस पर टूट पड़े, उसे और कोई हरकत करने से रोकने के लिए। क्लोए ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने पलटकर देखा तो मैं थोड़ी दूर खड़ा उसे देख रहा था। उसने मुंह खोला कुछ कहने के लिए, लेकिन पीछे से एक चीख ने काट दिया। खबरदार! वो फ्रोजन खड़ी रही, देखती रही कि मेरी आंखों का शांत एक्सप्रेशन हॉरर में बदल गया। उसकी पीठ में एक तेज दर्द चुभा। लोग चीखे और उसकी तरफ दौड़े। कुछ ने रायन को पकड़ लिया, जो उसके पीछे खड़ा था, उसके हाथ से चाकू छीना और उसे जमीन पर दबाए रखा। बाकी उसकी तरफ दौड़े, खून रोकने की कोशिश में। क्लोए! कोई उसका नाम चिल्ला रहा था। वो जमीन पर गिरी, उसके होंठ हिले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली, और उसकी दुनिया धीरे धीरे अंधेरे में डूब गई। मैं उसके रूम के बाहर खड़ा था, आईसीयू के मोटे शीशे से देख रहा था। वो वेंटिलेटर पर थी, सोई हुई। इजाबेला ने मेरा हाथ दबाया। वक्त रहते पहुंच गए। डॉक्टर्स कह रहे हैं अब स्टेबल है, बस जागने का इंतजार है। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरी भौएं चिंता से तनी रहीं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो फिर से पागल हो जाएगा, पैरामेडिक से छूटेगा और छुपाया हुआ चाकू निकालेगा। अगर ब्लेड थोड़ा और अंदर जाता, वो छत पर ही दम तोड़ देती। तभी एक पुलिस ऑफिसर मेरे पास आया। मिस्टर स्टर्लिंग, सस्पेक्ट रायन हैरिस आपसे मिलना चाहता है। इंटरोगेशन रूम में रायन सिर झुकाए हाथ पैरों में बेड़ियां पहने बैठा था। दरवाजे की आवाज पर उसने धीरे से ऊपर देखा। मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक ट्रायम्फेंट स्मर्क आ गया। उस छत पर उसने इतना कुछ बोला था, हमारा सबसे गहरा राज दुनिया के सामने रख दिया था। सोच सकता था कि इससे हमारे परिवार में, मीडिया में कितनी हलचल मच गई होगी। ईथन स्टर्लिंग, तुम घिनौने हो, अपनी बहन से प्यार करते हो। इजाबेला, देखो तुमने किससे शादी की है। लेकिन हम दोनों में से कोई नहीं हिला, बिल्कुल शांत रहे। उसकी हंसी तेज होती गई, आंखों में शरारत चमकी। ईथन स्टर्लिंग, मैं बेसब्री से तुम्हारी जिंदगी तबाह होते देखने का इंतजार कर रहा हूं। जब स्टर्लिंग और मॉर्गन दोनों तुम्हें निकाल देंगे और तुम मुझसे भी ज्यादा पथेटिक हो जाओगे। इस पर मैं हल्के से हंसा। उसकी तरफ देखा, मेरी आंखों में तरस था। तो फिर डर है कि तुम डिसअपॉइंटेड ही रहोगे। मैंने देखा उसके चेहरे की मुस्कान अकड़ गई। छत पर तुमने जो कहा वो बस बेबुनियाद इल्जाम है, कोई सबूत नहीं है। वैसे भी स्टर्लिंग फैमिली में इतनी रसूख है कि कुछ खबरें गायब करवा सकते हैं, और क्लोए और मेरे बीच कुछ भी इनअप्रोप्रिएट था, ये साबित करने का तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है। एक तरह से क्लोए का शुक्रगुजार हूं इसके लिए। जिस दिन उसे पता चला, उसने मुझसे वो सब कुछ नष्ट करवा दिया जो मेरी फीलिंग्स का सबूत हो सकता था। और वैसे भी, इजाबेला ने ऐड किया, मेरा हाथ थामते हुए, नरमी से मुस्कुराते हुए, मुझे पहले से ये सब पता था। जिससे ईथन अब प्यार करता है, वो मैं हूं। इसके अलावा क्लोई और मेरा खून का कोई रिश्ता नहीं है, उसने और क्लोई ने एक साथ कहा, फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। और शादी से पहले मैंने अपने लीगल रिकॉर्ड्स बदलकर अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स का नाम वापस रख लिया था। ऑफिशियली स्टर्लिंग का मुझसे रिश्ता बस एक पुराने दोस्त के अनाथ बेटे के गार्डियन का है। क्लोई और मैं काफी समय से लीगली सिबलिंग्स नहीं रहे। जैसे ही मेरी आखिरी बात खत्म हुई, रायन का चेहरा पीला पड़ गया। उसका पूरा प्लान धूल में मिल गया था। वो अपनी रस्सियों से छूटने की कोशिश करने लगा। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था। क्यों ईथन स्टर्लिंग, तुम हमेशा क्यों जीतते हो? तुम्हें इतनी अच्छी लाइफ क्यों मिलती है? मैंने भौएं चढ़ाई। हमारे अलग अलग बैकग्राउंड्स को देखते हुए हमारे रास्ते कभी नहीं मिलने चाहिए थे, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। जब मैंने उसके पेरेंट्स को देखा, जो क्लियरली उसके छोटे भाई को फेवर करते थे, स्कूल में उसे ढूंढकर मारते थे और पैसे मांगते थे, मैं खुद को रोक नहीं सका। मैंने उसकी मदद की, उसे जो चाहिए था वो दिया, उसका बर्थडे याद रखा, यहां तक कि उसे घर डिनर के लिए लाया और क्लोई से मिलवाया। मुझे लगा मेरी काइंडनेस का जवाब ग्रैटिट्यूड से मिलेगा, लेकिन मुझे मिली सिर्फ धोखेबाजी। क्लोई को मेरी फीलिंग्स का पता चलने के बाद मैंने उसे फोन पर बात करते सुना, शेखी बगारते हुए।
वो ब्रैग कर रहा था कि उसने मेरा राज जान लिया और क्लोई को बता दिया, और अब वो पूरी तरह श्योर था कि स्टर्लिंग फैमिली के सन इन लॉ की पोजीशन उसकी ही होगी। और ये सब, मुझे समझ आया, उसकी जेलसी से उपजा था। उसे जलन थी कि अनाथ होने के बावजूद मुझे प्यार मिलता था। मैंने आंखें झुकाईं। कोई नहीं जानता था कि मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद मैं कितने दर्द में था। कोई नहीं जानता था कि स्टर्लिंग एस्टेट पर पहले पहले कितने कोल्ड शोल्डर्स झेले थे। रायन जहरीली नफरत उगलता रहा। उसकी आंखें किसी घिरे हुए सांप जैसी थीं। मुझे अपने साथ नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी उससे और उलझने की कोई इच्छा नहीं थी। कहने को कुछ बचा नहीं था। भारी दरवाज़ा मेरे पीछे एक जोरदार धमाके के साथ बंद हुआ और मैंने एक गहरी सांस ली। उसकी कई बातें सोचते हुए मेरा दिल भारी हो गया। हम पब्लिक को तो बेवकूफ़ बना सकते थे, लेकिन मिसेस स्टर्लिंग को कभी नहीं। वो इतनी शार्प थीं कि रायन की बातों में सच को भांप लेती। अब वो मेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगी, ये सोचते हुए मेरे कदम लड़खड़ाए। मेरे आगे चल रही इज़ाबेला ने देखा कि मैं रुक गया हूं और पलट आई। क्या हुआ? मैंने जल्दी से सिर हिलाया। कुछ नहीं, चलो। मैं अकेला मिसेस स्टर्लिंग के हॉस्पिटल बेड के पास बैठा था। उन्हें पानी का ग्लास थमाया और फिर हाथ में पकड़ा सेब छीलने में लग गया। उन्होंने मुझे देखा, सिर झुकाए, उनकी आंखें मिलाने की हिम्मत न करते हुए, और हल्की सी हंसी आई। ये क्या? क्लोई से प्यार करने की हिम्मत है, लेकिन मुझे देखने की नहीं। मेरे हाथ में सेब के छिलके की लंबी पट्टी टूट गई। मैंने सावधानी से ऊपर देखा और पाया कि उनकी आंखें मुस्कुरा रही थीं, लेकिन उनमें गुस्से का कोई निशान नहीं था। मॉम, मैं... वो मुस्कुराईं। तुम्हें पता है, जब हम पहले पहले तुम्हें घर लाए थे, मेरे मन में ये ख्याल आया था कि तुम्हें क्लोई के लिए एक पोटेंशियल हस्बैंड के रूप में पाल पोस कर तैयार करूं। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि तुम दोनों की चॉइसेस का सम्मान करना बेहतर होगा। अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो मैं आड़े नहीं आती, अगर नहीं करते तो मैं जोर नहीं देती। लगता है ये तुम्हारे लिए भी मेंट टू बी नहीं था। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें जलने लगी। हॉस्पिटल जाते रास्ते में मैंने खुद को वर्स्ट के लिए तैयार किया था। सारी बातें रिहर्स की थीं जो मैं कहूंगा। लेकिन वो न सिर्फ नाराज नहीं थीं, बल्कि मुझे तसल्ली दे रही थीं। क्यों? ज्यादातर लोग सोचते कि अडॉप्टेड सिबलिंग्स के बीच भी रिश्ता गलत है, टैबू। उन्होंने सेब का एक टुकड़ा उठाया जो मैंने उनके लिए काटा था। तुम दोनों का खून का कोई रिश्ता नहीं है, और अब जब तुमने अपना लीगल नाम बदल लिया है तो तुम लीगली भी सिबलिंग्स नहीं रहे। सच कहूं तो अगर तुम और क्लोई ने पहले ही अपनी फीलिंग समझ ली होती तो हम तुम्हारे 18th बर्थडे पर अडॉप्शन खत्म कर देते, ताकि तुम अपने फैमिली नेम से उसे कोट कर सको। क्लोई बस बहुत घबरा गई थी। उसके पास सिचुएशन हैंडल करने के इतने तरीके थे, लेकिन उसने सबसे बुरा चुना, और अब वो उसकी कीमत चुका रही है। हम थोड़ी देर और बातें करते रहे, फिर उन्होंने कहा कि थक गई हैं और मुझे हाथ हिलाकर जाने का इशारा किया। मैं उठा और उनका कंबल ठीक से उड़ाकर कमरे से बाहर निकला। बाहर निकलते ही लगभग इज़ाबेला से टकरा गया, जो दरवाजे के ठीक बाहर मेरा इंतजार कर रही थी। कैसा रहा? उसने चिंता भरे चेहरे से पूछा। सब ठीक हो गया। मॉम इतनी समझदार निकली जितना मैं सोच भी नहीं सकता था। तो फिर इतने उदास क्यों दिख रहे हो? उसने मेरा हाथ थाम लिया। बस ये सोच रहा था कि क्लोई और मैं सच में मेंट टू बी नहीं थे। आज जब हम दोनों अपने अपने रास्ते जा चुके हैं, तब पता चला कि हमारे परिवार में कोई भी हमारे खिलाफ नहीं था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं उसके पास वापस नहीं जाऊंगा। अब मेरे पास कोई है जो सच में मुझसे प्यार करता है। मैं मुस्कुराया, आंखें के कोने मुड़ गए और उसके माथे पर किस किया। उसने और भी प्यार भरे किस से जवाब दिया। एक लंबे किस के बाद हम हाथों में हाथ डाले ढलते सूरज में बाहर निकल गए। हमें कॉर्नर के पीछे बैठी क्लोई नहीं दिखी, जो एक नर्स की धकेली व्हील चेयर में कमजोर सी बैठी थी। उसकी आंखें गहरे दुख और पछतावे से भरी थीं। सब कुछ होने के बाद हमने फाइनली फ्रांस का ट्रिप दोबारा बुक किया और अपने हनीमून पर निकल पड़े। चैम्पोसी से एफिल टावर तक हम हाथों में हाथ डाले चले, हर लैंडमार्क के सामने फोटोज खींचे। सनसेट पर हम मॉर्गन फैमिली के शैटो लौटे। बालकनी पर बैठकर शैंपेन के घूंट लेते हुए सूरज को ढलते देखते रहे। आखिरी शैंपेन खत्म की और एक दूसरे की बाहों में सो गए। अगली सुबह मेरे फोन पर स्टर्लिंग फैमिली के बारे में 2 न्यूज अलर्ट्स आए। पहली ये थी कि क्लोए कोमा से जाग गई थी और आईसीयू से रेगुलर रूम में शिफ्ट हो गई थी। दूसरी रायन के बारे में थी। उस पर अटेम्प्टेड मर्डर का चार्ज था, लेकिन क्राइम की गंभीरता और स्टर्लिंग फैमिली के इन्फ्लुएंस की वजह से उसे मर्डर जैसी सजा दी गई। उसे 7 साल मिले। मैं काफी देर स्क्रीन को देखता रहा, फिर उसे बंद किया और अपनी खूबसूरत वाइफ को और करीब खींचकर वापस सो गया। पेरिस में 2 हफ्ते बाद क्लोए का कॉल आया। ईथन, मैंने सांस रोक ली। मुझे नहीं पता था उससे क्या कहूं। जो कहना था वो उस रात कह दिया था। क्लोए, अगर कुछ कहना नहीं है तो कुछ मत कहो, मैं फोन रख रहा हूं। रुको। उसकी घबराई हुई आवाज फोन पर आई, फिर खांसी का एक दौरा। थोड़ी देर बाद वो बोली। आवाज कमजोर थी। मुझे मॉम से पता चला कि हम साथ हो सकते थे, ब्रदर सिस्टर की तरह नहीं, बल्कि एक कपल की तरह। हम शादी कर सकते थे। तो मैंने उससे पूछा,
अब पछताने का क्या फायदा क्लोए? अगर तुम्हें मेरी तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए भी सबकी इजाज़त चाहिए थी, तो ये वो प्यार नहीं जो मुझे चाहिए। हर कोई हमेशा के लिए इंतज़ार नहीं करता। जब मैं सबसे ज़्यादा उससे प्यार करता था, उसने मुझे दूर धकेल दिया, क्योंकि वो लोगों की बातों से, गॉसिप से डरती थी। लेकिन अब उसे पता है कि न सिर्फ कोई हमारे खिलाफ नहीं होता, बल्कि सब सपोर्ट करते। और अब वो मुझे वापस चाहती है, लेकिन मैं उससे अब प्यार नहीं करता। रिश्ता ये नहीं होता कि एक इंसान दूसरे के प्यार का इंतज़ार करता रहे। ये दो लोगों का एक साथ एक दूसरे को चूज करना होता है। मैं उसकी तरफ 99 कदम बढ़ाया, और उसने न सिर्फ एक कदम बढ़ाने से मना किया, बल्कि एक्टिवली मुझे दूर धकेल दिया। तो अब तुम मुझे कॉल करके ये बता रही हो कि तुम्हें सब पर पछतावा है, क्योंकि पता चला कोई हमारे रास्ते में नहीं आता और तुम मुझे वापस चाहती हो। ये सब जानने से पहले तुमने मुझे क्यों नहीं चूज किया? अब क्यों क्लोए? किस बात का डर था तुम्हें? लाइन खामोश हो गई। काफी देर तक हम दोनों में से कोई नहीं बोला, बस सांसों की आवाज आती रही। अचानक मैं बस थका हुआ महसूस करने लगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, फोन रखने से पहले। काफी देर तक अपने फोन की ब्लैंक स्क्रीन को देखता रहा। इज़ाबेला ने मेरे चेहरे के सामने हाथ हिलाया, मुझे वापस वर्तमान में लाते हुए। उसने क्या कहा? अभी तो तुम मुस्कुरा रहे थे, अब इतने उदास क्यों दिख रहे हो? मैंने उसका हाथ थामा जब हम होटल की तरफ वापस चले। उसने कहा कि उसे सब पर पछतावा है और वो मुझे वापस चाहती है। मैंने धीरे से कहा। एक ख्याल आया और मैं उसके कान में फुसफुसाने के लिए झुका। अगर वो सच में मुझे वापस पाने की कोशिश करे, तो तुम क्या करोगी? उसके हाथ की पकड़ मजबूत हो गई। ऐसा होने नहीं दूंगी, उसे मौका ही नहीं मिलने दूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ये कैजुअल सवाल एक प्रोफेसी बन जाएगा। जब हम जमी हुई लेक सुपीरियर पर आइस फिशिंग कर रहे थे, हमें एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। वो क्लोए थी। शायद इसलिए कि क्योंकि वो अभी भी ठीक हो रही थी, उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा पीला था। एक प्राइवेट नर्स उसके पास मंडरा रही थी। उसे ध्यान से देख रही थी, जैसे डर हो कि वो किसी भी पल गिर जाएगी। मैं वहीं खड़ा रहा, अपनी फिशिंग रॉड पकड़े, और देखता रहा जैसे वो धीरे धीरे बर्फ पर चलकर आई और हमारे सामने बैठ गई। ईथन, तुमने पूछा था मुझे किस बात का डर था। मैं तुम्हें पर्सनली बताने आई हूं। मैं हिला नहीं, यहां तक कि अपनी फिशिंग लाइन से नजरें भी नहीं उठाईं। वो धीरे से बोलने लगी। मुझे अपने लिए डर नहीं था, मुझे तुम्हारे लिए डर था। डर था कि तुम गॉसिप नहीं झेल पाओगे। एक अनाथ लड़का अपने गार्डियन की बेटी से प्यार कर रहा है। बस ये फुसफुसाहटें ही तुम्हें डुबो देने के लिए काफी होती। तुम हमेशा इतने प्रोटेक्टेड रहे हो, तुमने कभी कोई असली मुसीबत नहीं झेली। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऑनलाइन जो जहरीली बातें होती, उन्हें तुम कैसे हैंडल करते। मैंने गहरी सांस ली। तभी मेरी फिशिंग रॉड हिली। मैंने जल्दी से लाइन खींची और इज़ाबेला की मदद से एक बड़ा तड़पता हुआ सैल्मन बर्फ पर खींच लिया। उसे हुक से निकाला और कूलर में रख दिया। फिर से बेट लगाया और लाइन वापस पानी में डाली। तब जाकर मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन मुझे डर नहीं था। मैंने कहा, आवाज एकदम शांत। जब मुझे अपनी फीलिंग्स का एहसास हुआ, मैं पहले ही खुद को वर्स्ट पॉसिबल आउटकम के लिए तैयार कर चुका था। बस तुम्हें मेरे साथ खड़े होने की जरूरत थी, मेरी तरफ सिर्फ एक कदम बढ़ाने की, और मुझमें सब कुछ फेस करने की हिम्मत आ जाती। लेकिन तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं क्या चाहता हूं। तुमने बस हम दोनों के लिए डिसीजन ले लिया और मुझे दूर धकेल दिया। और अब जब मैं किसी और से शादी कर चुका हूं, तुम मेरे पास आकर कह रही हो कि तुम्हें अपनी असली फीलिंग्स का एहसास हो गया है और मुझसे वापस आने की उम्मीद कर रही हो। क्लोए, जिंदगी ऐसे नहीं चलती। मैंने लाइन खींची, उठा और सामान बांधने लगा। क्लोए इंस्टिंक्टिवली मेरी तरफ बढ़ी। तभी हमारे चारों तरफ की बर्फ अचानक टूट गई। बचो! इज़ाबेला ने मुझे धक्का देकर बचाया, लेकिन वो दोनों बर्फीले पानी में गिर गईं। खुशकिस्मती से लोकल सर्च एंड रेस्क्यू टीम पास ही थी और जल्दी पहुंच गई। क्योंकि बर्फ दोबारा जम रही थी, उन्होंने कहा कि एक बार में सिर्फ एक को ही निकाल सकते हैं। मैं बर्फ पर फ्लैट लेटा था, दिल डर से धड़क रहा था। जब उन्होंने पूछा कि पहले किसे बचाएं, मैं एक पल भी नहीं रुका। इज़ाबेला, मैंने कहा, उसकी चोटें ज्यादा गंभीर हैं। दोनों को बाहर निकालने में सिर्फ 10 मिनट लगे, लेकिन जमे हुए पानी में उन दो महिलाओं के लिए ये एक पूरी उम्र जैसा लगा होगा। बाहर आते ही पैरामेडिक्स ने उनका इलाज किया और हॉस्पिटल भेज दिया। एम्बुलेंस में मैंने इज़ाबेला को करीब पकड़ा, अपनी बॉडी की गर्मी से उसे गर्म करने की कोशिश करते हुए। उसने कमजोरी से हाथ उठाने की कोशिश की, ये बताने के लिए कि वो ठीक है, लेकिन मेरे आंसू उसकी ठंडी स्किन पर गिरते रहे। मुझे खामोशी से रोते देखकर उसका अपना चेहरा दर्द से भर गया। उसने किसी तरह सिर उठाया और मुझे किस किया। उसके ठंडे होंठ मेरे आंसुओं से भीगे चेहरे से मिले। उसने कमजोर सी मुस्कान दी। इस तरह रोते रहे तो चेहरा ब्लॉची हो जाएगा। मेरे मुंह से एक सुबकी निकली और मैं पूरी तरह टूट गया। और बगल के गनी पर लेटी क्लोई ने यह सब देखा। हमारी इंटिमेसी देखकर उसके सीने में एक अजीब सा दर्द उठा, गले में अटक गया। उसने सिर घुमाकर खिड़की के बाहर देखा। उसके होठों पर एक फीकी कड़वी मुस्कान थी।
दोनों को हॉस्पिटल में 1 हफ्ते तक हाइपोथर्मिया और फ्रॉस्ट बाइट का इलाज करवाना पड़ा, और उस पूरे हफ्ते में इजाबेला को साथ नहीं छोड़ा। डिस्चार्ज से 1 दिन पहले फाइनली मुझे क्लोई के कमरे में जाने का मौका मिला। उसे इतना कमजोर देखकर मन में एक गिल्ट आई। मेरा इरादा नहीं था कि तुम्हें दूसरे नंबर पर बचाऊं, मैंने माफी के लहजे में कहा। लेकिन तुमने देखा कि इजाबेला की हालत ज्यादा खराब थी, इसीलिए मैंने उन्हें पहले उसे निकालने को कहा। यह सच था, और चाहे जितना दर्द होता, इसका कोई जवाब नहीं था। क्लोई ने मेरा शांत चेहरा देखा और उसे अचानक रायन और मेरे समुद्र में गिरने के बाद उसने जो एक्सप्लेनेशन दी थी वो याद आई। वो भी उतनी ही शांत थी, जिससे पीछे मुड़कर देखने पर उसका बहाना और भी बेकार लगा। क्लोई ने नजरें झुकाईं, आंखों में दर्द छुपाते हुए। हम काफी देर चुप बैठे रहे जब तक बाहर का आसमान फिर से अंधेरा नहीं हो गया। मैं फाइनली उठा, उसे आराम करने को कहा और जाने के लिए मुड़ा। ईथन, उसकी आवाज ने डोरनॉब पर मेरा हाथ रोक लिया। मैं नहीं मुड़ा, बस उसके आगे बोलने का इंतजार किया। अगर अगर मैंने उस वक्त तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने की हिम्मत की होती तो क्या हमें कोई चांस मिलता? लेकिन जिंदगी कोई नॉवेल नहीं है, कोई व्हाट इफ्स नहीं होते। ये कहकर मैं बाहर चला गया, उसे कमरे में अकेला छोड़कर। वो काफी देर थोड़े खुले दरवाजे को देखती रही, फिर एक कड़वी हंसी निकली और उसने चेहरा ढक लिया, आंसू छुपाते हुए। इस हादसे की वजह से इजाबेला और मुझे अपना हनीमून बीच में छोड़कर घर वापस आना पड़ा। क्लोई भी उसी फ्लाइट में थी। जब हम उतरे, हम तीनों को स्टर्लिंग एस्टेट जाना था, सबको बताने कि हम सेफ हैं। लेकिन क्लोई को प्रिजन से कॉल आया और उसे सीधे वहीं जाना पड़ा। डिस्चार्ज के बाद उसने रायन से मुलाकात नहीं की थी। सब फॉलोअप काम उसने असिस्टेंट से करवाए थे। इसलिए जब उसने अब उसे पार्टीशन के उस तरफ बैठे देखा, पहले पहचाना ही नहीं। उसे कई हालों में देखा था, लेकिन ऐसे कभी नहीं। बाल बेजान और उलझे हुए, चेहरा पिचका हुआ और दागदार, आंखें बुझी हुई थीं। उस पीली औरत को देखकर रायन को एक सैटिस्फैक्शन मिली। क्लोई स्टर्लिंग, देखो अब तुम्हारा क्या हाल है, वो धीरे धीरे बोला, आवाज ठंडी थी। उसने भौहें चढ़ाईं, अपनी कुर्सी की बाह पर उंगलियां अधीरता से थपथपाईं। वो आना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी सजा से जुड़े कुछ लूज एंड्स थे जिनके लिए उसकी पर्सनल मौजूदगी जरूरी थी। काम खत्म होने के बाद वो जाने ही वाली थी, लेकिन एक लम्हे के लिए उसे उससे मिलने का मन हुआ। आखिर वो काफी वक्त से उसकी जिंदगी का हिस्सा रहा था, और ये उसका अंजाम था। उसके बकवास सुनने का उसके पास वक्त नहीं था। जब वो उठने लगी, उसने एक तेज चीख मारी। एक जोरदार धमाके के साथ उसने कांच के पार्टीशन पर हाथ मारे। उसकी आंखों में गहरी काली नफरत थी। क्लोई, तुम अभी भी इतनी अच्छी जिंदगी क्यों जी रही हो? तुमने ही मुझे उम्मीद दी थी और तुमने ही उसे तोड़ा। बस मर क्यों नहीं जाती क्लोई? वो पलटी, नजर ठंडी थी। रायन, मैंने तुम्हें एक रोल प्ले करने के लिए हायर किया था। मैंने कभी नहीं कहा कि उसे हर्ट करो। अगर तुमने बस अपना रोल प्ले किया होता बिना उसे हर्ट किए, तो मैं सब खत्म होने पर तुम्हें एक अच्छा चेक देती। लेकिन तुम्हें हद से आगे जाना था, ये तुम्हारी अपनी करनी है। लेकिन वो नफरत में इतना डूबा था कि सुन नहीं रहा था, बस दोहराता रहा कि उसे उसका फल मिलेगा। उस पर नजर डाले बिना वो चल दी। उसके गले में कड़वाहट भर गई। बदला वो पहले ही पा चुकी थी। मुझे खोना उसकी सबसे बड़ी सजा थी। उस शाम स्टर्लिंग एस्टेट में रोशनी जगमगा रही थी। खाने की मेज पर मिसेस स्टर्लिंग मेरी और इजाबेला की प्लेट में खाना डालती रहीं। खाओ दोनों, कितने दुबले हो गए हो। बाद में जब हम सब लिविंग रूम में चाय पर बैठकर बातें कर रहे थे, बाहर एक गाड़ी आने की आवाज आई। बटलर दरवाजे की तरफ दौड़ा, सम्मान से झुककर दरवाजा खोला। मिस स्टर्लिंग, आपका स्वागत है। क्या किचन को आपका डिनर तैयार करने को कहूं? नहीं, शुक्रिया। वो आगे कुछ कह पाती, उसने देखा कि इजाबेला और मैं उठकर जाने लगे। उसने मुंह खोला कुछ कहने के लिए, लेकिन मिसेस स्टर्लिंग ने पहले ही हमसे रात रुकने को कह दिया। इतनी रात हो गई है, यहीं रुक जाओ, तुम्हारा पुराना कमरा तैयार रखा है। मैंने विनम्रता से मना किया, समझाते हुए कि वापसी इतनी अचानक थी कि घर पर अभी बहुत काम बाकी है। मिसेस स्टर्लिंग अभी प्रोटेस्ट करने ही वाली थी कि उन्होंने देखा क्लोई हमारी तरफ आ रही है। इतनी देर से वापस क्यों आई? कहाँ थी? मिसेस स्टर्लिंग ने अचानक पूछा। सवाल ने क्लोई को उसके ख्यालों से जैसे जगा दिया। कहीं नहीं। मॉम सही कह रही हैं, रात हो गई है, रुक जाओ। मॉम को जवाब देने के बाद उसने मुझे देखा। मैंने लापरवाह मुस्कान के साथ उससे नजरें मिलाईं। उसने रायन को मुझे टॉन्ट करने दिया था, घर में ही आउटसाइडर बुलवाया था, फिर मेरे लिए दर्जनों डेट्स अरेंज की थीं, जल्दी से जल्दी मुझे शादी करवाने की कोशिश में। अब जब मैं सच में शादीशुदा था, वो मुझे रुकने को कह रही थी। ये आयरनी मुझसे छुपी नहीं थी। नहीं शुक्रिया, मैं अब एक शादीशुदा आदमी हूं, मुझे घर पर काम करने हैं। मेरी बात से उसे वो सब डेट्स याद आ गई होंगी जो उसने मेरे लिए अरेंज की थीं। वो इतनी उत्सुक थी कि मेरी शादी हो जाए, हम दोनों के बीच किसी भी पॉसिबिलिटी का अंत हो जाए। अब हालात कितने अलग थे। मैंने वही किया जो उसने चाहा था, लेकिन वो उत्सुकता जो कभी थी वो जा चुकी थी। एक खूबसूरत दिन था। इजाबेला ने कॉल खत्म किया और मुझे इशारा किया। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने अपना हाथ मेरे हाथ में डाल दिया। क्या बात है? उसने क्विक किस दिया।
हमारी पहली वेडिंग एग्जैक्टली जैसी नहीं रही और प्रिपरेशंस में भी मैं तुम्हारे साथ नहीं थी, इसलिए मैं सोच रही थी कि एक और वेडिंग करें। इस बार मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैंने उसका हाथ दबाया, दिल गर्मजोशी से भर गया। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शादी एक खुशी की याद होनी चाहिए, पछतावे से भरी नहीं। हम दोनों एक्शन में यकीन रखते थे, इसलिए तुरंत नई वेडिंग प्लान करना शुरू कर दिया। दोनों परिवार इस आइडिया से खुश थे और इमीडिएटली मदद के लिए तैयार हो गए। मुझे दूसरी वेडिंग के लिए सच में एक्साइटमेंट हो रही थी। पहली वेडिंग इतनी जल्दबाजी में थी कि मुझे उससे कोई खास उम्मीद नहीं थी, इसलिए सब कुछ थोड़ा अनरियल सा लगा था। लेकिन इस बार जिस औरत से मैं प्यार करता था वो हर डिटेल में साथ थी और मैं एंटिसिपेशन से भरा था। और चूंकि मैं हर डिटेल में शामिल था, फाइनली मुझे एहसास हुआ कि एक वेडिंग प्लान करने में कितना काम लगता है। वेन्यू चूज करने से लेकर रिंग्स चुनने तक हर डिसीजन में केयरफुल कंसिडरेशन जरूरी थी। वेन्यू चूज करने के लिए हमने अपने वेडिंग प्लानर की 1000 फोटोज देखी और फाइनली मॉर्गन फैमिली के फ्रांस वाले शैटो पर सेटल हुए। चूंकि इजेबेला के ज्यादातर रिश्तेदार वहीं रहते हैं, उसे मुझे फोटो पर उंगली फिराते देखकर इजेबेला ने अपना हाथ मेरे ऊपर रखा और मुस्कुराई। पिछली बार इतनी जल्दबाजी थी कि कभी ठीक से टूर नहीं दे पाई। इस बार हम पहले जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया। तभी डोरबेल बजी। कुछ देर बाद बटलर एक बॉक्स लेकर आया। सर, ये अभी स्टर्लिंग एस्टेट से आया है। उन्होंने नहीं बताया क्या है। मैंने शुक्रिया कहा और बॉक्स लिया, लेकिन जब मैंने अंदर देखा, मेरे चेहरे की मुस्कान रुक गई। वो वॉच थी जो मैंने रायन को दी थी, वो वॉच जो कभी मुझे किसी भी चीज से ज्यादा प्रिय थी। मैं काफी देर उसे पकड़े रहा, फिर एक तरफ रख दिया। बॉक्स में और देखा, जेड पेंडेंट था, वो जिसे रायन ने तोड़ा था। उसे प्रोफेशनली रिस्टोर किया गया था, नुकसान का कोई निशान नहीं था। पूछने की जरूरत नहीं थी कि किसने भेजा है, बस समझ नहीं आया। जब से मैंने उसके लिए अपनी फीलिंग्स छोड़ी थीं, वो हर एक चीज उसकी असली मालिक को वापस करती जा रही थी। पेंडेंट वो समझ आया, लेकिन वॉच क्यों? और बॉक्स के बिल्कुल नीचे वो रिंग थी जो उसने रायन को दी थी। ये सोचकर कि उसने इन सब चीजों को छुआ था, मेरे माथे पर बल पड़ गए। मैंने पेंडेंट निकाला और बॉक्स एक तरफ धकेल दिया, लेकिन इजेबेला की तेज नजरों ने बॉक्स के नीचे एक छोटी सी नोट देखी। उसने उठाई, एक नजर डाली और मुझे दे दी। ये क्या है? मैंने नोट लिया और वो कुछ लाइनें पढ़ी जो क्लोए ने लिखी थी। ईथन, रायन ने इनमें से किसी को भी नहीं छुआ। कृपया इन्हें अपने वेडिंग गिफ्ट के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करो। और भी है जो मैं वेडिंग पर भिजवा दूंगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं वहां नहीं आ सकती। काफी देर नोट को देखता रहा, लेकिन आखिरकार कुछ नहीं बोला। इस बार चूंकि कोई जल्दी नहीं थी, हमने ट्रैवल करते हुए आराम से वेडिंग प्लान की। सब परफेक्ट करने में 1 साल से ज्यादा लग गया। वेडिंग से 1 महीने पहले इजेबेला और मैं अपने पेरेंट्स के साथ फ्रांस फ्लू किया, जहां उसके पेरेंट्स ने गर्मजोशी से वेलकम किया। जैसे जैसे वेडिंग का दिन करीब आया, मेरी नर्व्स फाइनली जागी और नींद आना बंद हो गई। पहली वेडिंग से पहले मेरे मन में बस स्टर्लिंग एस्टेट से क्लोए से निकलने की बात थी, इसलिए नींद बहुत अच्छी आई थी। लेकिन अब बस एक ख्याल था, इजेबेला से शादी करना, जिससे मैं प्यार करता था। और मैं नर्व्स और एक्साइटमेंट के एक बंडल थे। मेरी हालत देखकर इजेबेला हर रात सोने से पहले मुझे पढ़कर सुनाने लगी, कभी कभी घंटों, जब तक कि मैं उसकी बाहों में फाइनली सो नहीं जाता। वेडिंग से पहली रात ट्रेडिशन के अनुसार हम अलग अलग कमरों में सोए। हमने एक दूसरे को उस रात पढ़ने के लिए लेटर्स लिखे थे, अलगाव को कम करने के लिए। उसके शब्द पढ़ते हुए, उसका मेरे लिए प्यार महसूस करते हुए मैं खुशी से भर गया। तभी दरवाजे पर नॉक हुई। मैंने जल्दी से लेटर रखा और मॉम को अंदर आने दिया। मॉम, सब ठीक है? वो मुस्कुराई। बस बहुत एक्साइटेड हूँ, नींद नहीं आई, सोचा तुम्हें देख लूं, और कुछ लाई हूं, तुम्हारी सिस्टर का वेडिंग गिफ्ट है। उन्होंने मुझे एक बॉक्स दिया। अंदर सफायर ज्वेलरी का एक कंप्लीट सेट था। मेरा इंस्टिंक्ट था कि मना करूं, ये बहुत ज़्यादा था, लेकिन मॉम ने मेरे हाथों में थमा दिया। ये तुम्हारी सिस्टर की तरफ से है, ले लो। ये कहकर उन्होंने मुझे आराम करने को कहा और चली गईं। मैंने ज्वेलरी को देखा, दिल में फीलिंग्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स था। फिर नाइट स्टैंड ड्रॉअर में रख दिया। वेडिंग का दिन साफ और बेमेक था। इजेबेला एक स्टनिंग कुट्योर गाउन में अपने फादर का हाथ थामे डीप ब्रेथ्स लेकर नर्व्स शांत कर रही थी। जल्दी पियानो की कोमल धुन बजने लगी और वो आयल पर चलने लगी, फूलों के आर्चेस से गुजरते हुए, कदम दर कदम मेरी तरफ। बाकी सेरेमनी एक सपने जैसी लगी। उसके फादर ने गंभीरता से उसका हाथ मेरे हाथ में रखा। हमने वाउज और रिंग्स एक्सचेंज किए और जैसे ही ऑफिशिएटर ने हमें हस्बैंड और वाइफ घोषित किया, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हमने किस शेयर किया। बाहर एक शानदार फायरवर्क्स डिस्प्ले शुरू हो गया और गेस्ट्स हमारे साथ बालकनी पर इकट्ठा हो गए देखने के लिए। इमोशन से भरकर इजेबेला और मैंने एक दूसरे को देखा और फिर एक और डीप किस शेयर किया। चूंकि वेडिंग ग्लोबली लाइव स्ट्रीम हो रही थी, क्लोए स्टर्लिंग एस्टेट पर पूरी सेरेमनी देखती रही। उसने मुझे वेडिंग सूट में 2 बार देखा था और दोनों बार मैं किसी और से शादी कर रहा था, जबकि वो बस दूर से देख सकती थी। उसके मुंह से एक कड़वी हंसी निकली जो एक जोरदार खांसी में बदल गई। प्राइवेट नर्स दौड़ती आई, उसकी पीठ थपथपाते हुए, पानी और दवाई देते हुए, जब तक उसने फाइनली सांस नहीं ली।
उसका पीला चेहरा देखकर नर्स से रहा नहीं गया। मिस स्टर्लिंग, आपकी कंडीशन में इस तरह का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, आपको शांत रहना होगा। कुछ जेंटल पर्सुएशन के बाद क्लोए फाइनली शांत हुई और नर्स से कहा कि उसे आराम करना है। नर्स के जाने के बाद वो कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ पलटी। स्क्रीन इजाबेला और मेरी ऑल्टर पर एक इमेज पर फ्रीज थी। ये परफेक्ट हैप्पीनेस की तस्वीर थी, लेकिन उसके लिए ये सूरज में देखने जैसा था। अगर वो वहां होती तो शायद पिछली बार की तरह कंट्रोल खो देती और कुछ पागलपन कर देती। इसीलिए उसने खुद को घर रहने पर मजबूर किया था। इसके अलावा उसकी करंट कंडीशन में वो ट्रैवल करने लायक नहीं थी। उसने बिस्तर के पास रखे वेस्ट बास्केट की तरफ देखा। अंदर कई टिश्यूज थे जिन पर उसकी खांसी में निकला खून लगा था, और अगर वो जाना भी चाहती तो उसके पांव उसे नहीं जाने देते। उसने अपने पांव की तरफ देखा, जिन्हें अब दर्द के लिए फ्रीक्वेंट इंजेक्शंस की जरूरत थी, और एक कड़वी मुस्कान उसके होठों पर आई। बर्फ में गिरने के बाद से वो कॉम्प्लिकेशन से जूझ रही थी। वक्त के साथ हालत इतनी बिगड़ी कि अब उसे लगातार पेन मैनेजमेंट की जरूरत थी, लेकिन इंजेक्शंस बस दर्द मैनेज करते थे। अंडरलाइंग प्रॉब्लम का कोई इलाज नहीं था। डॉक्टर्स के मुताबिक उसके पास ज्यादा से ज्यादा 1 साल था। उसके बाद वो पूरी तरह चलने की एबिलिटी खो देगी और बाकी जिंदगी व्हीलचेयर में गुजारेगी। उसने चेहरा ढक लिया और उसकी हंसी रोने में बदल गई। इसीलिए वो मेरी वेडिंग में नहीं आ सकी थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं उसे उसके सबसे कमजोर पल में देखूं। यही उनके लिए सबसे अच्छा अंजाम था। फ्रांस के शैटो में आखिरी गेस्ट के जाने के बाद इजाबेला नहा धोकर मेरी बाहों में गिर गई, दिन की बातें एक्साइटेडली करते हुए। जब वो बातें कर रही थी, मैंने उसे अपनी बाहों में लपेट लिया, थोड़ी नशे में और पूरी तरह थकी हुई। मैंने उसे धीरे से बिस्तर पर खींच लिया। किस खत्म होने पर उसने अपना हाथ खोला और जैसे जादू से एक रिंग उसकी हथेली में थी। मैंने ये रिंग खुद डिजाइन की थी। जिस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं हमेशा से उस दिन का इंतजार करती थी जब फाइनली इसे तुम्हारी उंगली में पहना सकूं, और आज फाइनली वो दिन आया। उसने रिंग मेरी उंगली में पहनाई। ईथन, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने तुमसे शादी की। शुक्रिया कि तुमने मुझसे शादी करना चाहा। मैंने अपनी उंगली में रिंग देखी और मुस्कुराया, फिर उसे दोबारा किस किया। मैं लकी हूं कि मुझे कोई मिला जो इतना प्यार करता है जितना तुम। हर दिन अब से तुम्हारा साथ होना, यही मेरी जिंदगी की सबसे लकी बात है।